लकी बेबस सा महसूस कर रहा था। उसे शहनाज को खाना खिलाना था लेकिन उसके पास तो पैसे नहीं थे। फिर अचानक से जब उसे किसी भुट्टे वाली की आवाज आई तो उसे भुट्टे से जुड़ा एक किस्सा याद आ गया जो कि राधिका की माँ ने उसे बताया था। लकी ने तुरंत भुट्टे लिए और उसके बाद अब्बास और लकी ने अपनी अपनी तरह से शहनाज के लिए खाना बनाया। शहनाज को अब्बास की जगह लकी की डिश ज्यादा पसंद आई। लकी ने उसे फिर से जब उस किस्से के बारे में याद दिलाया तो शहनाज अपनी जगह से खड़ी हुई और लकी के पास जाने लगी। अरे अरे ये क्या यार क्या हो रहा है ये सब? शहनाज मैडम इसके पास क्यों जा रही है? अरे यार कहीं ये भुट्टे वाला इन्हें और इनके परिवार के साथ ले तो नहीं उड़ेगा? मुझे तो बहुत कुछ खतरनाक होता हुआ दिखाई दे रहा है यार, पता नहीं क्या होगा। लकी भी शहनाज को अपने पास आता देखकर चौंक गया। उसे अपने दिल में घबराहट होने लगी लेकिन वो उत्साहित भी नजर आ रहा था। उसने शहनाज के साथ में ये क्या कर दिया था इस बात का तो खुद उसे अंदाजा नहीं था। उसके मन में ये सवाल उठे जा रहा था कि क्या सच में राधिका ने उसे पहचान लिया था या शहनाज उससे नाराज हो गई थी। थैंक यू, तुमने मुझे जो खिलाया वो काफी टेस्टी था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने ऐसा पहले कभी कुछ नहीं खाया था और बस इसलिए मुझे रोना आ गया। मैं जानती हूँ कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करते हो। मैं जानती हूँ कि तुम अगर आज इतना सब कुछ कर रहे हो तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कर रहे हो। ये देखकर मैं खुद भी अंदर तक हिल चुकी हूँ लेकिन अभी मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि मैं राधिका नहीं हूँ और मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझे मेरे नाम से नहीं बल्कि किसी और के नाम से बुलाया जाए। मुझे उम्मीद है कि अब शायद तुम्हें ये बात समझ आ गई होगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड और मैं दोनों अलग लोग हैं और हमारा एक दूसरे के साथ कोई जुड़ाव नहीं है। इसलिए प्लीज मुझे राधिका बुलाना और समझना बंद कर दो। शहनाज ने लकी की तरफ देखते हुए कहा और धीरे से मुस्कुराने लगी। वो जल्द से जल्द लकी की सारी गलत फहमियां दूर कर देना चाहती थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर लकी उसे राधिका मान रहा था तो ये उसके लिए बात अच्छी नहीं थी। भले ही वो उसके पीछे पागल था लेकिन उसके पागलपन में शहनाज को अपने आप को राधिका मानना अच्छा नहीं लग रहा था। शहनाज ने अपनी बात खत्म की और फिर लकी की तरफ देखने लगी। उसकी शक्ल देखकर ही ऐसा लग रहा था जैसे लकी से किसी ने एक ही पल में उसका सब कुछ छीन लिया था। शहनाज वहां से पलटी और फिर अब्बास की तरफ आने लगी। बाप रे, मेरी तो जान ही निकल गई थी। एक बार में तो लग रहा था जैसे शहनाज मैडम इसे एक्सेप्ट करने वाली है लेकिन इन्हें तो बड़े प्यार से मना कर दिया इसे। वैसे ये लड़का कमाल का है ना। ऐसे तो ये भी लग रहा था कि सिर्फ भुट्टे खिलाकर ना काम पूरा कर जाएगा। ये तो यही बात हो गई कि आप कढ़ाई में हाथ से पकौड़े तल रहे हो। हाँ, पर इसे और जोर नहीं मारना चाहिए था। बड़ा है तो इतनी समझ तो होनी चाहिए कि इन दोनों को अकेला छोड़ दो। वैसे भी अब्बास भाई और शहनाज जी एक दूसरे के साथ ही अच्छे लगते हैं। अब्बास ये सब देखकर सुनकर काफी खुश हो गया कि शहनाज ने लकी को नकार दिया था। एक बार के लिए तो वो खुद भी लकी से डर गया लेकिन लकी था ही क्या, सिर्फ एक फटीचर आदमी और उसके बस में कुछ था ही नहीं। ऐसे में उसका और अब्बास का कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता था। शहनाज, तुम्हें अब उसके ऊपर ध्यान देने की ना जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इससे कुछ मानसिक बीमारी है। अब बस जो हुआ बहुत हुआ, तुम जाओ, हम लोग अपना खाना खाते हैं। अब्बास ने कहा, मेरा पेट भर चुका है, अब वापस घर जाना चाहती हूँ मैं। शहनाज ने धीरे से कहा, ठीक है तो चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आओ। अब्बास ने कहा और फिर अपनी जगह खड़ा हुआ और टेबल पर रखी हुई गाड़ी की चाबी उठा ली। नहीं, तुम्हें मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने आप चली जाऊंगी। अब्बास, मुझे तुम्हारे साथ खाना खाकर बहुत अच्छा लगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारी एक दूसरे से बन पाएगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह पाएंगे। हाँ, पर अगर तुम चाहो तो हम दोस्त बनकर जरूर रह सकते हैं, शहनाज ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की इधर अब्बास के होठों की मुस्कान तो सिर्फ बर्फ सी जम गई। अब वो और मुस्कुरा कर भी शर्मा रहा था लेकिन वो इस तरह से शहनाज को जाने नहीं दे सकता था। इसलिए उसने कहा, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या शहनाज? अगर तुम बताओगी तो मैं अभी ठीक कर दूंगा। वैसे अभी हमें मिले हुए देर ही कितनी हुई है, ऐसे में तुम मेरे बारे में जान क्या लोगी? नहीं, मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, शहनाज ने उसकी तरफ देखते हुए कहा और फिर उसने अपनी बॉडीगार्ड को अंदर बुला लिया। मैडम, गाड़ी बाहर खड़ी है, शहनाज के बॉडीगार्ड ने कहा। इसके बाद शहनाज ने अब्बास और लकी को देखा और फिर मुस्कुराकर बाहर निकल गई। उसका बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे आ रहा था। अरे, ये तो अब्बास को भी मना करके चली गई। मुझे तो लगता है इस फटीचर के साथ जो हुआ अब्बास के साथ तो उससे भी बुरा हुआ। देखो ना, इसने कितने प्यार से मना करके गई लेकिन अब्बास भाई का तो मुंह पे मना करके चली गई यार। उफ, बेचारे अब्बास भाई। अरे धीरे से बात करो भाई, अब्बास भाई ने सुन लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। इनकी शक्ल देख करो, देखो एक बार इनकी शक्ल, कितना गुस्सा आ रहा है इन्हें। अब्बास अभी भी अपनी जगह पर खड़ा था और वो शहनाज को जाते हुए देख रहा था। शहनाज दरवाजे के बाहर निकल चुकी थी। इधर अब्बास को लग रहा था कि इसके साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ था। वो कब से शहनाज के साथ ये दिन बिताने के सपने देख रहा था, इस दिन को पास लाने की जुगत में लगा हुआ था लेकिन उसे इस बात की तो जरा भी उम्मीद नहीं थी कि खाना खत्म होने से पहले ही उसे इस तरह से मना करके शहनाज निकल जाएगी। शहनाज ने उसे
लकी से भी पूरी तरह से मना किया था और ये बात उसे बहुत बुरी लगी। इससे ज्यादा उसे ये चुभ रहा था कि उसके आसपास के लोग जिस तरह से उसके बारे में बात कर रहे थे, उसकी बात सुनकर वो शर्म के मारे पानी पानी हो गया। अब वो यहाँ से और ज्यादा देर रुक नहीं सकता था, वो तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहता था। इसलिए उसने टेबल पर पैसे पटके और लकी की तरफ एक बार के लिए घूरते हुए देखा और वहां से निकल गया। लकी को भी उसके बाद होटल के बाहर आ गया, लेकिन इस वक्त लकी का मूड काफी शांत हो गया। भले ही शहनाज ने यह नहीं माना कि वो राधिका नहीं थी, लेकिन उसे ये देखकर खुशी हो रही थी कि उसने अपने लिए अब्बास को नहीं चुना। अब वो जान गया कि हो ना हो ये राधिका ही थी, और अगर वो बार बार उससे मिलता रहेगा तो एक न दिन ऐसा जरूर आएगा जब उसे विश्वास हो जाएगा कि वो राधिका है। लकी! इधर रात के 10 बज चुके थे। जैसे ही लकी अपनी साइकिल लेकर वहां से बाहर निकलने को था तो इतने में पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आई। लकी ने घूमकर देखा तो पाया श्रेया और शिवांग उससे थोड़ी दूर पर खड़े थे। ये लकी की वही पुरानी दोस्त थी जिसे लकी को अब तक बात करना पसंद नहीं था। तुम यहाँ खाना खाने के लिए साइकिल पर आए हो? अरे सिक्योरिटी जिस आदमी को धक्का देकर होटल से बाहर निकाल रही थी वो कोई और नहीं, यही आदमी था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा ऐसे कपड़ों में इसे यहाँ अगर खाने की हिम्मत कैसे हो जाती है यार। शिवांग ने श्रेया की तरफ देखते हुए कहा। तभी एक गाड़ी उनके पास आकर खड़ी हुई और उसमें बैठे आदमी ने शीशा नीचे कर दिया। लकी ने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि वो मैनेजर था। भाई थोड़ा तो शर्म कर लो, क्या अब मैडम का साइकिल से पीछा करोगे? उसने कहा और फिर हंसने लगा। क्या कहा? शहनाज? अच्छा तो तुम उसके पीछे पड़े हो। इतने में श्रेया और शिवांग भी उस गाड़ी वाले को देखने के पास आ गए। जैसे ही श्रेया ने उसके मुंह से ये सुना तो वो सुनकर हैरान हो गई कि लकी इतनी बड़ी घर की लड़की को पसंद कर रहा था और इतनी हिम्मत कर रहा था कि वो उसे शादी कर सके। हाँ और नहीं तो क्या, ये आदमी उनके घर का दामाद बनने के सपने पाल रहा है, लेकिन शहनाज मैडम ने इसके मुंह पर ही मना कर दिया। इसे सपना टूट गया बेचारे का। इसके बाद इसने अब्बास से लड़ाई कर ली। उस मैनेजर ने श्रेया को बताया। अरे यार लकी, क्या आदमी हो भाई तुम। उस दिन अपनी फजीहत करवाई होटल में और फिर आ गए यहाँ पे। सपने तो अपनी औकात के हिसाब से देखो ना, कितना कमा लेते हो तुम काम के बाद? अरे तुम जितना कमाते हो ना उससे 50 गुना ज्यादा शिवांग कमाता है। उसके बाद भी हम होटल में नहीं बल्कि इसके बगल में जो छोटी सी होटल बनी है ना उसमें खाते हैं। श्रेया ने बिना उसकी बात सुने फिर से उसे सुनाते हुए कहा। अरे अरे ऐसे कैसे बात कर रहे हो यार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टार लड़का है, वहां पर पढ़ने वाला आदमी है, इसका तो करोड़ों का पैकेज होगा और तुम होगी ऐसी बात कर रहे हो। देखना एक दिन इतना कमा लेगा कि इस पूरा होटल को खरीद लेगा, फिर उसकी कहानी पर ना फिल्म बनेगी। शिवांग ने भी उसकी चुटकी लेते हुए कहा। हाँ हाँ चलो ठीक है, हम भी देखेंगे ये सब। इस होटल को खरीदेगा कब? जब खरीदेगा तो हम भी आ जाएंगे, पर अभी मेरा इससे बात करने का मूड नहीं है, मुझे तो आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है, श्रेया ने कहा और फिर शिवांग के हाथों में हाथ डालकर निकल गई। लकी ने अपनी साइकिल उठाई और फिर उस कमरे की तरफ बढ़ने लगा जहां वो रहता था। लकी को इन सब की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था और वो अगले 20 दिनों तक अपने हिसाब से चला जा रहा था। वो हर दिन के 1 घंटे के हिसाब से उस जगह के बाहर आकर खड़ा हो जाता जहां पर शहनाज रहती थी। लेकिन अब की बार वो इतना बेचैन नहीं था जितना बेचैन वो पहले था। जब वो शहनाज को वहां से बाहर निकलते हुए देखता तो चुपचाप बस खड़ा होकर उसे देखता रहता। वो उसे उस हाल में देखता जब उसे पता चलता कि वो ठीक में थी तो लकी का दिल शांत हो जाता। हालांकि उस दौरान और बहुत से अमीर घर के लड़के राधिका को देखने के लिए आते रहते, उनमें से कोई भी उसे रिझाने में कामयाब नहीं हो पाया। जब शहनाज उनके साथ जाती तो लकी उसकी आंखों में उसकी चिंता और घबराहट को देखने लगता, लेकिन इधर शहनाज लकी को देखकर काफी बुरा महसूस कर रही थी और उससे घिन सी आने लगी। तुम्हें ना वहां पर खड़ा होकर मेरा इंतजार नहीं करना चाहिए। मेरी बहन ना वो राधिका नहीं है जिससे तुम कह रहे हो यार। वो कितनी अनसेफ फील कर रही है तुम्हें पता भी है। अगर तुम अपनी जिंदगी में ना यहाँ खड़े रह गए ना तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला है। शिरीन ने देखा कि लकी को उसका इस तरह से इंतजार करते हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी अपनी जीवन में चाह क्या रहा था। तुम्हारी सलाह के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं उसके लिए जिंदा हूँ यार, उसके बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ही जिंदा रह सकता हूँ। लकी ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा क्या सच में ऐसा है? लेकिन तुम एक बात समझनी चाहिए लकी कि मेरी बहन तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, शिरीन ने लकी को कहा। लकी ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया, वो बस उसके दरवाजे के सामने चुपचाप बैठा था। मेरी बहन अपनी पढ़ाई के लिए ना जाने वाली है, उसका एडमिशन पुणे में हुआ है और अब वो यहाँ नहीं रहने वाली, इसलिए अब उसका इंतजार करना बंद कर दो लकी, कोई फायदा नहीं है, शिरीन ने कहा। अच्छा ठीक है, अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपने मकसद में कामयाब हो पाता या फिर शहनाज उससे पहले ही निकल जाने वाली थी? आपको क्या लगता है क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।
शहनाज लकी के पास आई और उसने उसे बड़े प्यार से समझा दिया कि वो राधिका नहीं थी जिसे वो ढूंढ रहा था। हालांकि ये सुनकर अब्बास खुद काफी खुश महसूस कर रहा था, लेकिन फिर शहनाज ने उसे भी मना कर दिया। ये सुनकर उसका और लकी दोनों का मुंह लटक गया, लेकिन लकी इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर से शहनाज के दरवाजे के सामने जाकर खड़ा होना शुरू कर दिया। ऐसा करते हुए 1 महीने हो गए, लेकिन फिर भी कोई नतीजा नहीं निकला। ऐसे में उसे पता चला कि शहनाज अपनी आगे की पढ़ाई के लिए पुणे जा रही थी। लकी का दिल ये सुनकर और ज्यादा बैठ गया। इधर अगले दिन लकी कुमारी के साथ काम पर आ गया। कुमारी को इस बात से बहुत गुस्सा आ रहा था कि लकी हर रोज शहनाज के पास जाने के चक्कर में वहां काम नहीं कर रहा था, और कर भी रहा था तो बहुत ध्यान नहीं दे रहा था। उसने उसे बार बार पैसे काटने की धमकी दी, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। ऐसे में कुमारी को लगा कि सिर्फ धमकी देने से काम नहीं चलेगा और उसे सच में लकी के पैसे काट लेने चाहिए। इसलिए उसने सच में लकी के तनख्वाह में से पैसे काट लिए। इधर उसका धंधा हर रोज की तरह आज भी काफी अच्छा चल रहा था। आज सुबह सुबह उसने 500 रुपए का काम किया। सुनो, 2 सैंडविच इधर देना। इधर एक लड़की ने उनके ट्रक के पास आते हुए कहा। जैसे ही उसने ट्रक के ऊपर लकी को देखा तो वो बोली, लकी तुम? लकी ने जब उस लड़की को ध्यान से देखा तो पता चला कि वो वही लड़की थी जो उसके साथ क्लास में पढ़ती थी। उसका नाम सिमोना था। सिमोना उससे ज्यादा बात नहीं करती थी, इसलिए लकी ने भी उसकी आवाज को सुनने के बाद ज्यादा भाव नहीं दिया उसे। लेकिन वो इस वक्त लकी को देखकर मुस्कुराई जा रही थी, इसलिए उसने आगे कहा, सिमोना क्या बात है, तुम भी जयपुर में ही हो क्या? और आजकल सब जयपुर में क्या कर रही हो तुम? लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। इस बार सिमोना ने उस पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया, और इससे पहले कि वो उसकी बात का कोई जवाब दे पाती, उसने एक तरफ देखा और अपना हाथ किसी की दिशा में हिलाते हुए बोली, अरे श्रेया, इधर आओ जल्दी। थोड़ी देर बाद वहां पर श्रेया आकर खड़ी हो गई। जब उसने लकी को इस तरह से ट्रक के ऊपर काम करते देखा तो श्रेया की आंखों में एक शैतानी सी चमक उभर आई। मुझे श्रेया ने बताया कि तुम भी यहाँ जयपुर में ही काम कर रहे हो। मुझे तो इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब तुम दिख रहे हो तो अब विश्वास हो रहा है। सिमोना ने श्रेया की तरफ देखा और फिर देखकर मुस्कुराने लगी। हाँ, मैंने तो कहा ही था कि यहाँ पर कोई काम करने के लिए आया है, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि यहाँ सैंडविच और बर्गर बेचने से शुरू कर दिया। ये भी कोई काम है भला? श्रेया ने लकी को हीन भावना से देखते हुए कहा। हाँ लकी, तुम्हारे ऊपर तो ये काम जरा अच्छा नहीं लगता है। तुम तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लड़के हो यार। अगर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब ही करनी थी तो ऐसा जॉब पकड़ना था ना जो तुम्हारे एजुकेशन से मेल खाता हो। ये किस तरह का काम कर रहे हो? इससे तो अच्छा तुम कुछ पढ़ने लिखने का काम शुरू कर देते। सिमोना ने कहा। वो खुद भी यहाँ की पढ़ाई कर रही थी और उसके कॉलेज फिर से शुरू होने वाले थे, इसलिए वो थोड़ा जल्दी आ गई। भले ही श्रेया की यूनिवर्सिटी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने एक बड़े बाप के लड़के को फंसा लिया था, इसलिए सिमोना की श्रेया के ऊपर पीछे घूमती रहती। अगर उसे आगे कभी जॉब की जरूरत पड़ने वाली थी तो वो श्रेया के बॉयफ्रेंड से ही मदद मिलने वाली थी। हाँ देखो ना सिमोना, मैंने तुझसे कहा था ना कि टैलेंट कॉलेज में नहीं होता, आदमी में होता है। अब ये लड़का भले ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, लेकिन फिर भी यहाँ तो सैंडविच ही बना रहा है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ कॉलेज का कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। श्रेया ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा। वो गर्व से इस बात पर मुस्कुरा रही थी कि भले ही उसने किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया था, लेकिन आज उसके हाल लकी से बेहद अच्छे थे। इतने में ना जाने कहां से धुआं आया और उनके चेहरे धुएं से घिर गए। उस धुएं की गंध इतनी तेज थी जिसकी वजह से दोनों ने खांसना शुरू कर दिया। जैसे ही उनकी खांसी रुकी तो श्रेया ने गुस्से भरी नजरों से कुमारी को देखा और बोली, अरे दिखाई नहीं दे रहा क्या कर रही हो? उसने देखा कि कुमारी जानबूझकर बहुत जोर से छोंक लगा रही थी और उसे जला रही थी। क्या हुआ? ओ हाँ, आपने जो सैंडविच बनाने के लिए बोला था ना, उसमें तो मिर्ची मैंने गलती से ज्यादा डाल दी है। आप दोनों ज्यादा मिर्ची वाली सैंडविच खा लोगे ना, क्योंकि हम दूसरे को तो नहीं बनाएंगे ऐसे। कुमारी ने उसके सामने देखते हुए कहा और अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगी। श्रेया का चेहरा बुरी तरह से जल भुन गया। क्यों नहीं बना पाओगी दूसरा? ये कोई बात होती है? कस्टमर्स की कोई वैल्यू है या नहीं है? श्रेया ने उसके ऊपर झेपते हुए कहा। नहीं, वैल्यू तो है, लेकिन क्या है ना कि उससे ज्यादा हम हमारे शरीर की वैल्यू करते हैं। हम अभी बहुत ज्यादा थक गए हैं। हाफी बिहारी, मुझे ज्यादा परेशान नहीं हो सकती ना मैं? कुमारी ने फिर से उसी मुस्कान के साथ कह दिया। अरे यार, ये तो कोई बात नहीं हुई। क्या हमारे ऊपर तुम गुस्सा निकाल रही हो? श्रेया ने उसे घूरते हुए देखा और जिस हिसाब से वो उसे देख रही थी, उसकी आंखें देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे बुरी तरीके से फटकार लगाने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही वो उसके पास जाती कुमारी ने फिर से चूल्हा चालू कर दिया और उस बघार में फिर से आग लगा दी। उसके धुएं की वजह से फिर से वो बीच में रुक गई। इस बार तो सिमोना को डर लग रहा था, इसलिए उसने कहा, अरे श्रेया छोड़ना, जाने दे उसे, चल हम कहीं और चल के खा लेंगे। सिमोना ने खाकर और फिर लकी को बाय बोलकर
वहां से निकल गई। अभी जो तुमने किया ना उसके लिए थैंक यू, लकी ने कुमारी से कहा। लेकिन कुमारी तो लकी की तरफ देख भी नहीं रही थी, वो बस अपने तवे पर बचे हुए बघार को फेंकने में लगी हुई थी। मुझे किस बात की थैंक यू बोल रहे हो? वैसे भी उन जैसी लड़कियों को देखकर ना मेरे सिर में दर्द होने लगता है। मैंने ये सब कोई तुम्हारे लिए नहीं किया, खुद के लिए किया है, ताकि इनसे छुटकारा मिल सके जल्दी। अचानक से लकी को उसकी बात सुनकर अपने ऊपर शर्म सी महसूस होने लगी। वो ऐसे ही कुमारी को छोड़ छाड़ कर चला जाता था और फिर कुमारी अकेले ही ट्रक के ऊपर सारा काम करती। फिर आज भी कुमारी उसे बचाने के लिए इतना कुछ कर रही थी, ये बड़ी बात थी। अब उसे समझ आ रहा था कि वो ट्रक के ऊपर अकेले काम करते हुए कितना अकेला महसूस करती होगी। लेकिन तुम डरपोक क्यों? वो तुम्हारे बारे में इतना कुछ कह रही थी और तुम थे कि उसकी बात सुनते चले जा रहे थे। इतना कैसे झेल लेते हो यार लकी तुम? कुमारी ने अपने स्टूल पर बैठते हुए कहा। लकी उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और फिर अपनी सांस लेते हुए कहा, तब इसमें मैं क्या करूं? वैसे भी हम लोग सब एक ही स्कूल में पढ़ते थे और इसके अलावा तो वो मुझसे थोड़ी बहुत उल्टी सीधी बात भी करते थे। उन्होंने कोई मेरे ऊपर हाथ उठाया नहीं कभी। वैसे भी उनके मुंह से लगना नहीं चाहता मैं, और मैं उनकी भाषा में बात करने लगा तो मुझ में और उनमें फर्क नहीं रह जाएगा ना। अरे वाह, क्या बात है, आपकी झेलने की क्षमता तो बहुत ज्यादा है मिस्टर लकी। मैं तो तुम्हारे जैसी होने की सोच भी नहीं सकती। अगर कोई मुझे गाली या डांट देना, मैं उसे 10 गुना ज्यादा डांट दूं। कुमारी ने लकी के सामने देखा और मुस्कुराते हुए बोली। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इतने सालों में लकी ट्रेनिंग ही ऐसी हुई थी कि वो झेलने सीख चुका था और फिर उसे कोई फर्क भी तो नहीं पड़ता था। वैसे तुम्हें यहाँ आए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, लेकिन तुम अभी तक अपने परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? तुम मेरी तरह ही जब मैं वापस आई और मैंने देखा तुम नहीं काम कर रहे हो ना और गायब हो गए, 1000 रुपए काट लूंगी और इस बार सही में काट लूंगी। इसके बाद कुमारी वहां से चली गई। लकी भी ट्रक पर वापस आ गया। वो लगभग 1 घंटे बाद वापस आई। जब तक वो वापस आई तब तक वो वही कुमारी हो चुकी थी जो पहली थी। वो लकी को डांट भी रही थी और फटकार भी रही थी। भले ही लकी उसे डांट खा रहा था पर फिर भी उसे कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे इस बात की खुशी थी कि कुमारी फिर से नॉर्मल हो गई। शाम को लकी फिर से अपने घर में आ गया। लकी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था और वो पुणे में शहनाज की यूनिवर्सिटी के बारे में जानकारी निकाल रहा था। वो महाराष्ट्र में पढ़ने के लिए जा रही थी और वो काफी बड़ी यूनिवर्सिटी थी। वो थोड़े ही दिनों में खुलने वाला था। अगर उसे शहनाज के करीब रहना था तो उसे यूनिवर्सिटी में कोई काम करना शुरू करना पड़ेगा। ऐसे करने के बहाने वो राधिका से वहां मिल सकता था। लकी ने इस बारे में काफी जानकारी निकाल ली थी और अब उसने अपना फोन एक तरफ रख दिया। वो थका हुआ था और उसे नींद भी आ रही थी। उसने अपना फोन एक ओर रखा और आंखें बंद कर ली कि इतने में उसके फोन की घंटी बजी। आखिर किसका फोन था इतनी रात को? और क्या लकी राधिका के पीछे पीछे उसके नए कॉलेज जाता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लकी फिर से काम करने के लिए अपने ट्रक पर आ गया था। वहां पर उसने पुरानी क्लासमेट शिमोना और श्रेया भी मिलने आए हुए थे। दोनों ने फिर से लकी को ताने मारने शुरू कर दिए। कुमारी को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने उन्हें सबक सिखा दिया। इसके बाद वो दोनों अपने अपने परिवार के बारे में बात करने लगे। एक और जहां लकी को अपने परिवार की याद आने लगी तो वहीं दूसरी तरफ कुमारी को अपने घर वालों को याद करके घिन आने लगी। लकी आकर सोने वाला था तो अचानक से उसका फोन बज उठा। उसने अपनी आंख खोली तो देखा उसके ऊपर एक नंबर से फोन आया था। लकी ने उसे पहचाना तो नहीं, लेकिन फोन उठा लिया। हेलो लकी, मैं शिमोना बोल रही हूँ। उधर से सिमोना की आवाज आई। सिमोना, तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिल गया? इधर से लकी ने चौंकते हुए पूछा। अरे यार, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। वैसे भी अब तो हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर लोगों के नंबर मिल जाते हैं और मैंने तुम्हारा नंबर भी ऐसे एक प्लेटफॉर्म से निकाला था। अच्छा, तो एक बात बताओ, इतनी रात को कैसे फोन किया? लकी ने पूछा। उसे सिमोना को इतनी रात तक फोन करना सही नहीं लग रहा था। वैसे भी उसकी और सिमोना की स्कूल में इतनी ज्यादा बात नहीं हुआ करती थी। वो इस तरह से रात में फोन कर ले, उसे थोड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए लकी समझ गया कि अगर उसने अभी फोन किया था तो शायद किसी काम की वजह से किया था। अरे वो बात ऐसी है ना कि हम सब लोग जो यहाँ हैं और जो लोग एक साथ स्कूल में पढ़ते थे, सीनियर जूनियर सब, वो सब एक साथ होटल जयपुर ग्रीन में मिलने वाले हैं। मैं भी तुमसे आज ही मिली थी, इसलिए मैंने सोचा कि उस मीटिंग के लिए तुम्हें भी बुला लूं। अगर तुम आओगे तो हमारे साथ जितने भी पढ़ने वाले ना, सब तुम्हारी काफी मदद कर देंगे। सिमोना ने कहा। नहीं, मैं नहीं आ सकता। तुम लोग चाहो तो जा सकते हो, थैंक यू, लकी ने कहा। भले ही अंदर से वो खुद ही भी जाना चाह रहा था, लेकिन उसे इतनी शर्म आ रही थी कि वो अपनी शर्म के मारे जाना नहीं चाह रहा था। अरे यार लकी, तुम कितने बोरिंग आदमी हो यार। तुम ऐसे मेरे इनविटेशन को कैसे मना कर सकते हो? तुम क्या अभी भी छोटे बच्चे हो? तुम देखो तो सही, मैं तुम्हें कितने प्यार से बुला रही हूँ और बाकी सब लोग यही चाहते हैं कि तुम आओ। सिमोना ने फिर से लकी को मनाने की कोशिश करते हुए कहा और आगे बोली। अच्छा, अगर तुम्हें इस बात का डर लग रहा है कि तुम्हें वहां पर आने के लिए कुछ पे करना पड़ेगा, तो उसकी तुम चिंता मत करो ना, वो सब हम देख लेंगे। सोचो ना, वहां पर तुम आओगे, तुम्हें कम से कम 100 लोग तो मिलेंगे ही जिनसे तुम्हें अच्छा लगेगा मिलके, इसलिए कह रही हूँ आ जाओ। अब लकी उसे मना नहीं कर सकता था। जब सिमोना उसे इतने प्यार से बुला रही थी तो ऐसे में लकी
ना कैसे कर सकता था। वैसे भी मना करने के लिए अब उसके पास कोई बहाना नहीं था। पहले तो चलो वो ये कह सकता था कि उसके पास में पैसे नहीं थे, लेकिन अब तो वो पैसे की बात भी नहीं कर सकता था। थोड़ी देर के लिए लकी ने इस बारे में सोचा और फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो फिर हम लोग ना कल शाम को मिलते हैं। तुम जयपुर ग्रीन के बैंक्वेट हॉल में आ जाना, मैं वहीं पर तुम्हारा वेट करूंगी। सिमोना ने कहा और फिर फोन काट दिया। वो इस वक्त श्रेया के साथ एक दुकान में बैठी हुई थी और दोनों कोल्ड कॉफी पी रहे थे। दरअसल श्रेया ने ही सिमोना को कॉल करने के लिए बोला था। श्रेया, तूने इसे क्यों बुलाया यार? तू ही थी ना जो कह रही थी कि तू इससे नफरत करती थी, और फिर तू इसे बुलाने के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा यार। सिमोना ने श्रेया को शक भरी नजरों से देखा और फिर पूछा, हाँ बात तो तेरी सही है, नफरत ही करती हूँ, सच में बहुत नफरत करती हूँ यार इससे। इसलिए तो चाहती हूँ कि यहाँ आए और मैं इसे बता सकूं कि मैं इससे कितनी नफरत करती हूँ। श्रेया ने अपने कॉफी के ग्लास में से कॉफी पीते हुए कहा। उसकी बात सुनकर अचानक से सिमोना को अजीब सा महसूस हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी जो उसने लकी से बात की थी वो सिर्फ और सिर्फ उसके दिल को दुखाने की तरफ एक कदम भर था। सिमोना ने फिर धीमी आवाज में कहा, वैसे भी तो हम सब स्कूल के दोस्त हैं ना, और दोस्तों के बीच तो ऐसे छोटे मोटे झगड़े होते रहते ना, क्या कहती हो? तुम तो सुबह कह रही थी कि कॉलेज से कोई नहीं। श्रेया के ने बीच में ही उसकी बात को काटते हुए कहा और फिर आगे बोली, अगर वो बीच में नहीं होता ना तो शायद मैं आज दिल्ली यूनिवर्सिटी में पहुंच गई होती, लेकिन सिर्फ उसकी वजह से ना सिर्फ मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई, बल्कि मैं किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ पाई। सिमोना, मेरी बात को समझने की कोशिश कर। सिर्फ उस आदमी की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। सिमोना, तुझे याद नहीं है, सिर्फ इस आदमी की वजह से मेरे घर वालों ने, मेरे दोस्तों ने मेरा 2 साल तक मजाक उड़ाया। ये सब इस लकी का किया था। मैं चाहती हूँ कि इस आदमी में इतनी बेइज्जती हो इसकी, इसे पता चले कि आखिर इसने क्या किया है। सिमोना ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो भी जानती थी कि इतने सालों से श्रेया के साथ क्या क्या हुआ था, लेकिन फिर उसमें उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी कि भले ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ हो, लेकिन उसमें लकी का दोष कैसे हो सकता था? अगर एग्जाम हॉल में उसका पेन काम नहीं कर रहा था तो इसमें लकी की क्या गलती थी? लेकिन फिर उसे लगा कि श्रेया शायद पेन बंद हो जाने की वजह से उसका दिमाग भी बंद हो गया था। लेकिन वो जब उसके बारे में सोच रही थी तो उसे लगा कि उसके पास एक अमीर बॉयफ्रेंड था और इसलिए उसे इस बारे में ज्यादा और कुछ बात करने की जरूरत नहीं थी। इधर अगले दिन लकी और कुमारी ट्रक लेकर काम पर निकल गए। उन्होंने आज जल महल के पास अपना ट्रक लगाया था। जल महल को देखने के लिए दूर दूर से काफी लोग आते थे। अभी यहाँ पर काफी लोगों की भीड़ थी और इस वजह से लकी और कुमारी का भी काम अच्छा चल रहा था। और शाम को 7 बजे के आसपास जब ढेर सारे लोगों की भीड़ उनके ट्रक के ऊपर पड़ी तो लकी ने कुमारी से कहा कि वो अपने स्कूल वाले से मिलने जा रहा था। कुमारी ने उसे जाने से मना कर दिया, लेकिन लकी ने तो जाने का पहले ही प्रॉमिस किया हुआ था। ऐसे में वो अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता था। आखिर में कुमारी ने कहा कि वो उसकी जेब से 200 रुपए काट लेगी और लकी ने उसे हाँ कर दिया। वो ट्रक छोड़कर वहां से निकल गया। उसने पहले तो सोचा कि वो आराम से नहाएगा और फिर अच्छे कपड़े पहनकर उन सब के बीच जाएगा, लेकिन फिर उसने देखा कि बहुत सारे लोग होने की वजह से उसे काफी देर हो गई थी और अब उसके पास सिवाय ऐसे ही जाने को कोई चारा नहीं था। इसलिए लकी बस स्टॉप पर आया और बस का इंतजार करने लगा। जब वो बस का इंतजार कर रहा था तभी उसका फोन बज उठा। लकी ने उठाया तो देखा ये नंबर तो उसके पास सेव नहीं था, लेकिन ये सिमोना का नंबर भी नहीं था। हेलो लकी, उधर से एक औरत की आवाज आई। लकी के लिए वो आवाज काफी जानी पहचानी थी, लेकिन एक बार के लिए तो उसे ऐसा लगा जैसे वो आवाज को भूल ही चुका था। उस आवाज को सुन लेने के बाद लकी का दिमाग तो जैसे सुन पड़ गया। लकी, उस औरत ने फिर से कहा। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन इससे इस बात पर विश्वास नहीं हो पा रहा था कि वो अपने कानों से जो सुन रहा था वो सच था। लकी, क्या बात है? मैं बोल रही हूँ। माँ, बेटा तू ठीक तो है ना? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुझे? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उधर से लकी को अपनी माँ की आवाज आ रही थी। उनकी आवाज सुनते ही लकी की नाक बहने लगी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो किसी भी पल रो सकता था। माँ, लकी ने कहा। उसका गला उसी वक्त काफी गर्म सा महसूस होने लगा। उसे ठीक से बात करते हुए भी नहीं बन रहा था। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें गीली हो गई और उसे रोना आने लगा। लकी ने अपने आंसू अपनी शर्ट की आस्तीन से पोंछ लिए, लेकिन फिर वो बहे जा रहे थे और रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कैसा है मेरा बेटा? मुझे कितनी याद आ रही है तेरी, लकी की माँ अभिलाषा ने कहा। मुझे भी बहुत आपकी याद आ रही है माँ। लकी का गला मानो रुंध सा गया। वो बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को रोक पा रहा था। उसके गले में दर्द होने लगा। अच्छा तो फिर जल्दी से माँ से मिलने आ जाना। मैं अभी जयपुर में ही हूँ। मैं अपने लिए और अपने बेटे के लिए ललित में सबसे बढ़िया टेबल बुक की हुई है। चल अब जल्दी से आजा, मैं भी देखूं कि मेरा बेटा इतने सालों से क्या कर रहा है, किस साल में। क्या आप सच में जयपुर आई हुई हो? लकी ने पूछा। वो तुम्हारे खुशी के पागल हो गया। उसके लिए ये खबर ऐसी थी जिसे वो पचा नहीं पा रहा था। जैसे ही उसकी माँ ने कहा कि वो जयपुर में थी, लकी खुश हो गया। माँ, मैं इस वक्त, मुझे कहीं जाना है। असल में मैं अपने स्कूल वालों की किसी पार्टी में जा रहा हूँ। जैसे ही मेरी पार्टी खत्म होती है ना, मैं आपसे सीधा मिलने आ रहा हूँ। अरे पार्टी में क्या होगा? और स्कूल वालों से तो तू बाद में भी मिल सकता है ना? अभिलाषा ने कहा। हाँ माँ, आपकी बात तो ठीक है, लेकिन क्या है ना, मैं उनका प्रॉमिस नहीं तोड़ना चाहता।
वैसे भी आपने और पापा ने मुझे यही तो सिखाया है कि जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए मैं जैसे ही पार्टी खत्म होता है ना, मैं आता हूँ आपके पास। शाबाश, भूला नहीं तू अभी तक, माँ की हर बात याद है तुझे। चल ठीक है, पहले तू अपनी पार्टी निपटा ले, उसके बाद मुझे फोन कर, मैं आती हूँ तुझसे मिलने के लिए, अभिलाषा ने कहा। लकी ने उनकी बात सुनकर हाँ कर दी और फोन काट दिया। लकी की आंखें अभी भी गीली पड़ी हुई थी और मारे आंसुओं से उसमें जलन होने लगी। बाकी लोग जो उसके आसपास खड़े थे वो उसे इस तरह रोते हुए शायद थोड़े देखकर हैरान हो गए। उनमें से शायद ही किसी ने इतने बड़े लड़के को ऐसे रोते हुए देखा था। ऐसे में वो समझ नहीं पा रहे थे कि लकी आखिर रो क्यों रहा था। थोड़ी देर बाद बस आ चुकी थी और लकी बस में चढ़ गया। उसे एक सीट मिली और वो उस पर जाकर बैठ गया। वो खिड़की से बाहर शहर को देख रहा था। उसकी आंखों के सामने उसे अपनी माँ के साथ जो भी पल बिताए थे उसकी यादें चल रही थी। लकी को याद था कि उसकी माँ काफी स्ट्रिक्ट किस्म की औरत थी। जब वो एक बार अपनी कजन के साथ खेल रहा था तो गलती से उसने अपने कजन को मार दिया और उसे चोट आ गई। ऐसे में उसके चाचा लकी को मारने के लिए आ गए थे, लेकिन बीच में ही उसकी माँ ने आकर उसे बचा लिया। उसे अपने चाचा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसकी माँ को मालूम था कि लकी से गलती हुई थी, इसलिए उन्होंने लकी को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया और पूरी रात सोने नहीं दिया। फिर जब सुबह हुई तब उसकी माँ ने उसे छोड़ा था। जब वो 6 साल का था तब उसका परिवार अपना गांव छोड़कर बाहर आ गया और अब वहीं रह रहा था। उसके बाद से लकी अपनी परीक्षा में लग गया और वो अपनी माँ से और अपने पिता से मिल नहीं पाया था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी अपनी माँ से मिल पाता? और पार्टी में श्रेया उसके साथ क्या करने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लकी जब घर आया तो उसे सिमोना का फोन आ गया। वो अपने दोस्तों के साथ हो रही स्कूल पार्टी में उसे बुला रही थी। लकी का पहले तो मन नहीं था, लेकिन फिर उसने हाँ कर दिया। अगले दिन जब वो उन लोगों से मिलने के लिए अपने ट्रक से निकला ही था कि तभी उसकी माँ का उसे फोन आ गया। वो उससे मिलने के लिए जयपुर आई हुई थी, लेकिन अब जब लकी ने पहले ही सिमोना को हाँ कर दिया तो ऐसे में वो अपनी माँ से अभी नहीं मिल सकता था। आखिर में लकी ने बस पकड़ी और जाने के लिए निकल गया। देखते ही देखते वो कब होटल जयपुर ग्रीन पहुंच गया उसे मालूम ही नहीं चला। जब वो बस से उतरा तो देखा कि उसकी आंखों के सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जिसका नाम जयपुर ग्रीन था। लकी उस होटल के अंदर दाखिल होने के लिए आगे बढ़ा और जैसे ही वो अंदर घुसने वाला था कि तभी उसने देखा कि एक बूढ़ी सी औरत अपनी साइकिल से ढेर सारा कचरा लाद कर जा रही थी। उसकी साइकिल पर ढेर सारे प्लास्टिक के बैग और बाकी कचरा लदा हुआ था, लेकिन उसका वजन ज्यादा होने की वजह से वो उसे संभाल नहीं पा रही थी और इसलिए उसका सारा सामान नीचे गिर गया। लकी तुरंत उसका कचरा उठाने के लिए उसकी मदद करने लगा। जब लकी उसका सामान उठाने में उसकी मदद कर रहा था तब वो उससे बात भी किए जा रहा था। बातों ही बातों में उसे पता चला कि उस बूढ़े के बेटे का कार एक्सीडेंट हो गया था और उसमें उसकी मौत हो गई थी। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, उस बूढ़ी ने लकी से कहा। फिर जब उसने ठीक से लकी को देखा तो उसकी आंखें भीग गई। क्या हुआ माँ जी? लकी ने पूछा। मेरा बेटा तुम्हारे ही जैसा लगता था। अगर आज वो जिंदा होता तो मुझे ऐसे काम करना नहीं पड़ता बेटा। क्या तुम एक बार के लिए मुझे माँ बुला सकते हो? उस बूढ़ी ने डबडबाई हुई आंखों से लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी ने जब उसकी आंखों से ये देखा और उसका ये हाल देखा तो उसकी आंखें भी भर आई। उसने बहुत सालों से अभी तक अपनी माँ को देखा नहीं था, इसलिए वो खुद भी काफी दुखी महसूस कर रहा था। माँ, लकी ने बड़े प्यार से उस बूढ़ी की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही उसके मुंह से ये निकला उसकी भी आंखों से आंसू निकलने शुरू हो गए। इधर उस बूढ़ी को लकी के मुंह से माँ सुनकर काफी अच्छा लगा। वो ऐसे ही वक्त में रो भी रही थी और हंस भी रही थी। उसने अपनी जेब से 10 रुपए का नोट निकाला और लकी की शर्ट के ऊपर वाली जेब में रख दिया। लो बेटा, तुमने मेरी मदद की इसलिए ये रख लो। लकी लेना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब उस बूढ़ी ने उसे उसकी जेब में रख दिया था तो लकी को भी मना नहीं करने का मन किया। अगर वो नहीं लेता तो शायद उस बूढ़ी को बुरा लग सकता था। लकी ने उसे धन्यवाद दिया और वहां से निकल गया। थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ी सी गाड़ी में ड्राइवर बैठा था। उसने पीछे वाले शीशे में अपने बॉस को देखा और कहा, बॉस, कितना बेकार आदमी है ये। उस बेचारी बूढ़ी का कचरा उठाया और फिर उससे 10 रुपए ले लिए। लोग जरा से पैसे के लिए सच में कितने पागल हो जाते हैं ना। पीछे की सीट पर एक आदमी बैठा था जिसकी उम्र 40 के आसपास थी। वो सिगार पी रहा था और उसने अपने मुंह से धुएं का छल्ला उड़ाते हुए कहा, तुमने देखा नहीं उस खुद लड़के की हालत कितनी खराब है। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा है कि उसके पास काम भी नहीं है और उसकी हालत खराब है। अब उसे इस बात से क्या कोई चिंता हो सकती है? उसका पैसा कहाँ से आ रहा है? उसे तो बस अपना पेट भरने से मतलब है। हाँ, पर फिर वो होटल के अंदर कैसे चला गया? ड्राइवर ने फिर से पीछे की तरफ देखते हुए कहा। अरे यार, तुम भी अजीब हो। देख नहीं रहा कि उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, ना ही कोई काम है। हो सकता है कि होटल में काम मांगने के लिए आया होगा। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जो इस तरह से काम मांगने के लिए आते हैं। अच्छा, हाँ, ये भी सकता है सर। वैसे सर, आप होटल के अंदर नहीं जा रहे हैं क्या? 8 बजने वाले हैं, आपको देर नहीं हो रही क्या? तुम हमेशा ड्राइवर के ड्राइवर ही रहोगे।
अगर बड़ा आदमी जल्दी होटल के अंदर चला जाएगा और वहां बैठकर सब लोगों का इंतजार करेगा तो अच्छा लगेगा क्या? जब तक सब लोगों होटल के अंदर दाखिल नहीं हो जाते तब तक मैं अंदर जाने वाला नहीं हूँ। फेस वैल्यू नाम की भी कोई चीज होती है यार। हाँ बहुत सॉरी, ये बात तो मेरे दिमाग में ही नहीं आई। आप सच में बहुत चालाक हो। ड्राइवर ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा। इधर लकी बैंक्वेट हॉल का रास्ता ढूंढने लगा। उससे पहले तो वो बाथरूम गया और उसने जो कपड़े पहने थे उन्हें ठीक करने लगा। उस हॉल में लगभग 10 टेबल लगी हुई थी और हर टेबल के ऊपर 8 से 9 लोग बैठे हुए थे। सब लोग मिलाकर वो 80 से 90 लोग के आसपास होंगे। उनमें से लगभग सभी लोग पहुंच चुके थे। दीवार पर वहां लंबे से बैनर लगे हुए थे। इसमें लिखा था माहेश्वरी स्कूल गेट टुगेदर जयपुर। उनमें से आधे से ज्यादा लोग एक दूसरे को जानते थे और उनसे बात कर रहे थे। उनमें सबसे ज्यादातर लोग अपनी ही भाषा में बात कर रहे थे और लकी को ये देखकर अच्छा लग रहा था कि वो सब उसकी भाषा में बात कर रहे थे। जैसे ही लकी उन लोगों के पास जाने के लिए आगे बढ़ा, इतने में फिर से उसका फोन बज उठा। लकी ने उसे अपनी जेब से निकाला और उठा लिया। ये लकी की माँ अभिलाषा का ही फोन था। उन्हें लकी से बात करने के बाद उसकी और ज्यादा याद आ रही थी। उन्होंने लकी के लिए ललित में पहले ही एक और सीट बुक करा रखी थी और अब उनसे लकी को देखे बिना रहा नहीं जा रहा था। इसलिए उन्होंने अपनी बुकिंग कैंसिल करवा दी और अपने लिए जयपुर ग्रीन में एक टेबल बुक करवा ली। वो वहां पहुंचने ही वाली थी, लेकिन लकी ने उन्हें पहले ही कह दिया था कि वो पहले सिमोना और बाकी दोस्तों से मिलने वाला था और पार्टी खत्म होने के बाद उनके पास आने वाला था। लकी ने इधर फोन काट दिया और फिर जैसे ही उसे इस चीज का ख्याल आया, वो और उसकी माँ एक ही होटल में थे, तो उसे तन बदन में मानो खून के करंट दौड़ पड़े। लकी! ठीक इसी वक्त सिमोना लकी के पास आकर खड़ी हो गई। जैसे ही लकी उसकी दिशा में घुमा तो सिमोना उसे बड़े ही अजीब सी नजरों से देख रही थी। अरे ये तुम कैसे कपड़े पहन कर आ गए यार? कुछ सही पहन कर आता ना। वो मैं इससे पहले कि लकी अपनी तरफ से उसकी इस बात का कोई जवाब देता, सिमोना ने फिर से कहा, चलो कोई बात नहीं, अब जो पहना है ठीक है, आओ इधर आओ, बैठ जाओ। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर सिमोना के साथ एक टेबल की तरफ जाने लगा। उसने देखा कि जिस टेबल पर सिमोना उसे ले जा रही थी, उस टेबल पर श्रेया भी पहले से बैठी हुई थी। सिमोना, ये कौन है और ये ऐसे कपड़े क्यों पहन कर आए यार? श्रेया ने लकी की टांग खिंचाई करते हुए कहा। हाँ यार, इसके कपड़े तो गंदे हैं, पर अब इससे पहले कि सिमोना कुछ आगे बोल पाती, इतने में उसके आसपास बैठे हुए लोगों ने उसे देखा और बोले, अरे यार, ये इसके सिर पर क्या है? पसीने के निशान हो रहे हैं क्या? पर यहाँ पर बिना नहाए हुए आया है क्या? हाँ, और कितनी बदबू आ रही है इसमें से कम नहा कर तो आना चाहिए था ना। एक औरत जो लकी के पास बैठी हुई थी, उसने अपनी नाक पर अपना हाथ रख लिया। लकी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि उसके साथ इस तरह का व्यवहार किया जाएगा। ये सब देखकर उसे बहुत बुरा लगा। लकी को लगा कि सब उसे देखकर खुश हो जाएंगे और उसे बड़े प्यार से पेश आएंगे, लेकिन फिर उसे लगा कि वो शायद ज्यादा ही कुछ सोच रहा था। वो सच में नहा कर नहीं आया था और उसके शरीर में से बदबू तो आ रही थी। ऐसे में अगर लोग उसके बारे में इस तरह की कोई बात कर भी रहे थे तो उसे दिल पर नहीं लेना चाहिए था। अरे श्रेया, तुमने अपनी बात पूरा नहीं की, तुम क्या कह रही थी? एक लड़के ने कहा जो उसकी ही टेबल पर बैठा था। इस टेबल पर जो सबसे खूबसूरत लड़की थी वो श्रेया ही थी। उससे सुंदर इस टेबल पर और कोई नहीं था। वैसे तो किसी को उसकी बात सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन हर कोई बस उसे खुश करने की कोशिश में लगा था। हर कोई इस कोशिश में था कि वो अगर श्रेया से अपनी बात आगे बढ़ा सके तो वो उसकी बात ही बन जाएगी। जैसे ही उस लड़के ने कहा कि वो श्रेया की बात सुनना चाहता था, तो सब लोगों ने हाँ में हाँ मिला दी। नहीं, उस बात को छोड़ो, मैं ना तुमसे उससे भी कुछ इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ और मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि आज तुम लोगों ने ऐसा अभी तक कुछ नहीं सुना होगा जो मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। श्रेया ने अपने बालों को कान पर लाते हुए पीछे खिसकाते हुए कहा और मुस्कुराने लगी। अरे तो जल्दी बताओ ना, वैसे भी खाना आने में इतनी देर लग रही है तो कम से कम बातों से ही पेट भरें, एक दूसरे लड़के ने कहा। इधर श्रेया ने अपना गला साफ किया और फिर वो जानबूझकर लकी की दिशा में देखने लगा। फिर उसने अपनी बात शुरू की और कहा, पिछली बार जब मैं अपने दोस्त के साथ एक टूर से आ रही थी ना और जयपुर स्टेशन पर उतरी तो मैं पास में शर्मा होटल पर रुकने आई। वो होटल वहीं स्टेशन के पास में है। श्रेया को यूं तो हमेशा एक अमीर लड़के को बॉयफ्रेंड बनाने की दिली तमन्ना थी, लेकिन जब भी उसका बॉयफ्रेंड शिवांग उसके साथ नहीं होता तो वो लोगों से कहती कि वो उसका दोस्त है, ताकि वो बाकी लड़कों के लिए ऑप्शन खुला रख सके। उसे इस बात की पूरी संभावना लगती कि उसे शिवांग से भी अमीर लड़का हाथ लग सकता था। अरे शर्मा होटल यार, वो तो बड़ा महंगा है। मैं एक बार वहां गया था, रुका था तो मेरा कमरा 4000 रुपए मिला। हाँ श्रेया, तुम इतने महंगे होटल में रुकी, क्या बात है यार। इधर लकी ने भी श्रेया को शर्मा होटल के बारे में बात करते सुना और उसे उसके मुंह से ये नाम सुनकर थोड़ा सा बुरा लगा। वो जानता था कि अब श्रेया उससे ही जुड़ी कोई बात करने वाली थी। उसने जैसे ही श्रेया को देखा तो वो उसे देखकर मुस्कुराने लगी। हाँ तो जब मैं फ्रंट डेस्क पर पहुंची ना तो मैंने वहां पर एक आदमी को खड़ा देखा। उस आदमी ने बहुत बुरे कपड़े पहने थे, हर तरफ से गंदे और फटे हुए, और उसकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा था कि उसकी जेब में 2 रुपए भी नहीं थे। उसके जूते में मिट्टी लगी हुई थी और उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा पसीना आया हुआ था। उसके बाद उसने फिर से लकी की दिशा में देखा और फिर
सबकी तरफ देखते हुए बोली, वैसे उसके जैसा एक आदमी अभी इस वक्त हमारे बीच भी हॉल में मौजूद है। बाकी लोग ने जैसे ही ये बात सुनी तो वो सीधा लकी की दिशा में देखने लगे। क्या इसके जैसा आदमी शर्मा होटल में रुकने के लिए गया था? तुमने ठीक से तो देखा था ना? अरे हाँ, चलो मेरे पास तो थोड़े पैसे थे तो मैं उधर रुक सकती थी। पहले तो मैं खुद भी यही सोच रही थी कि नहीं यार बहुत महंगा हो जाएगा, लेकिन इस आदमी की हिम्मत देखकर मेरा दिमाग खराब हो गया। 200 रुपए में वहां कमरा का गद्दा नहीं मिलता और ये साहब पहुंच गए वहां। श्रेया ने कहा, नहीं श्रेया, मुझे तो लगता है कि ये वहां किसी वेटर की जॉब वॉब के लिए गया होगा। इसके जैसे आदमी वहां कमरा कैसे ले सकते हैं यार, कौन देगा इन्हें? अरे नहीं, वो वहां किसी नौकरी के लिए नहीं गया था, बल्कि वो सच में होटल में कमरा लेने आया था। उसने सबसे पहले तो अपने लिए एक बड़ा सा कमरा खुलवा दिया, लेकिन बाद में उसे ना जाने क्या हुआ, फिर उसने जब अपने पेमेंट के लिए कहा ना तो उसने अपनी जेब से न्यू सिटी बैंक का कार्ड निकाल के दे दिया। श्रेया ने कहा और फिर से लकी की तरफ देखने लगी। लकी को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। अब ये पार्टी क्या मोड़ लेने वाली थी? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लकी जब होटल में घुस ही रहा था तो इतने में उसने देखा कि उसके सामने एक बूढ़ी का कचरा नीचे गिर गया। लकी ने उसकी मदद की और फिर होटल के अंदर आ गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा तो इतने में उसे पता चला कि उसकी माँ भी इसी होटल के अंदर आ चुकी है। लकी ये सुनकर काफी खुश हो गया, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि श्रेया उसका मूड खराब करने के लिए अंदर बैठी थी। पर वो वहां जाते ही शर्मा होटल वाला किस्सा सुनाने लगी। क्या बात है यार, गूगल पर उसका जो सबसे प्रीमियम कमरा है वो 12,000 रुपए का है। खैर 12,000 रुपए उस आदमी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके पास न्यू सिटी बैंक का कार्ड है वो अपने आप में करोड़पति आदमी होता है। हाँ, हो सकता है ये आदमी बहुत अमीर हो, लेकिन लोगों को दिखा नहीं रहा है कि ये कितना अमीर है। बहुत से लोग भारत में ऐसे हैं जो दिखाते नहीं कि वो कितने अमीर है। भले ही वो बाजार में किसी छोटी सी गाड़ी पर घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन उनके घर में 10 फरारी खड़ी रहती है और वो फरारी चला चला कर बोर हो जाते हैं, इसलिए वो ऐसी गाड़ी में घूमने आते हैं। ये सुनकर लकी और बाकी लोग एक बार के लिए झटका खा गए। उन्हें लगने लगा कि शायद लकी भी इसी तरह का आदमी था और अब सब लोगों की नजर फिर से लकी के ऊपर टिक गई। श्रेया को दबाव सा महसूस हो रहा था। अरे उसके बाद क्या हुआ बताओ ना, एक लड़के ने कहा। श्रेया बने अपने गले साफ किया और बोली, तुम लोग भी ना कुछ कुछ सोच लेते हो। खैर पहले मैं तो ऐसा ही सोच रही थी, मुझे लगा कि ऐसा कोई आदमी है जो अमीर है, लेकिन देखा नहीं कि वो अमीर है। लेकिन जब उसके पेमेंट करने का अपना बारी आया ना, उसने काट दिया तो वो काम ही नहीं किया। उस आदमी ने पूछा कि क्या आप किसी और तरह से पेमेंट कर सकते हैं, तो इसने कैश निकालने की कोशिश की, लेकिन इसकी जेब में सिर्फ 1,000 रुपए निकले। आखिर में वो कमरे का किराया दे ही नहीं पाया और निकल गया वहां से। ये सुनते ही सब लोगों का मुंह एक बार फिर के लिए बंद हो गया और वो गुस्से से लकी की तरफ देख रहे थे। अगर मैं एक ऐसा होटल खोलूं ना और कोई मेरी होटल पर इतना बड़ा कार्ड लेकर आए और उसके कार्ड में पैसे ना निकले ना, मैं उसे लात मारकर बाहर निकाल दूं। एक लड़के ने कहा, अरे नहीं यार, तुम इतने सीरियस क्यों हो रहे? ये तो एक सिर्फ मजाक था। वैसे लकी वो आदमी सच में मजाक ही था ना? हाँ, श्रेया ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुकाई और चुपचाप अपना सलाद खाने लगा। क्या बात है यार, अभी तक प्रांजल क्यों नहीं आया? वो ही तो पूरा इवेंट होस्ट करवा रहा है ना, और वो ही नहीं आया। 8 बज चुके हैं। किसी ने प्रांजल के बारे में बात करते हुए कहा। अभी किसी ने उनसे बात हुई है, उसके ड्राइवर ने कहा है कि रास्ते में है वो अभी। ऐसे में हमें तो खाना खाना शुरू कर देना चाहिए, वो बस थोड़ी देर में आता ही होगा। उनकी एब्सेंस में अगर किसी को भी चीज की जरूरत है तो वो श्रेया से मांग सकते हैं। वहां पर सब लोगों के बीच में प्रांजल का एक बड़ा नाम था, भले ही वो काफी बड़ा था और पैसे भी उसके पास खूब थे, लेकिन फिर भी सब लोग उसे ना सिर्फ जानते थे बल्कि उसकी इज्जत भी करते थे। इतने में जैसे ही किसी आदमी ने अपनी जगह पर खड़े होकर जोर से बोला, अरे ये श्रेया सिंगल कौन है? मैं हूं, श्रेया ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा। इसके बाद उसने कुर्सी छोड़कर सब लोगों की तरफ देखते हुए बोली, मैं प्रांजल से पहले भी मिल चुकी हूँ। उन्होंने कहा था कि उनकी जगह मैं सारा काम देख सकती हूँ। आप लोगों को किस चीज की जरूरत है, आप लोग मेरे साथ आ सकते हैं, मैं आपके लिए अरेंज करवा दूंगी, श्रेया ने कहा। इसके बाद उसने वेटर को इशारा किया और उसके कहने के बाद में वेटर ने सब लोगों को खाना सर्व करना शुरू कर दिया। श्रेया और प्रांजल के बीच में जो रिश्ता था वो काफी अजीब था। वो इतना आसान नहीं था जितना कि लोगों को दिखाई देता था। वैसे भी शिवांग को सिर्फ अपनी पीठ के ऊपर ढो रही थी वो, और जहां तक बात प्रांजल की थी वो तो काफी महीनों से उसे मनाने की कोशिश में लगी थी। हो सकता था श्रेया ने उसे आज का ये इवेंट होस्ट करने के लिए कहा था, बस उसका इशारा होने भर की देर थी और उसके बाद एक ऐसी डिश सर्व होनी शुरू हो चुकी थी। तो पहले तो हम लोग खाना शुरू करते हैं। मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ। आज जो हम इकट्ठा हुए हैं ना, इनमें हम सब आप सबको मिस कर रहे हैं और इसलिए मिल रहे हैं सब, और साथ में हम ये कसम खाएंगे कि आज के बाद हम जहां भी जाएंगे ना, एक दूसरे की मदद करेंगे। हो सकता है कि हम में से बहुत लोग एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हो, ऐसे में एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन कर लेना चाहिए और इसके साथ हमें ये भी बता देना चाहिए कि हम में से कौन क्या क्या कर रहा है, ताकि अगर किसी तरह की मदद की जरूरत हो तो वो बता सकें। इसके साथ ही हमें ये भी पता चल जाएगा कि कौन अभी हमारी लाइन में काम कर रहा है और इसके जरिए हम लोगों को मदद कर सकते हैं आगे। समझे आप? श्रेया ने जैसे ही अपनी बात खत्म की तो सब लोगों ने वो
उसकी बात पसंद आई और वो उसके लिए ताली बजाने लगी। लकी ने श्रेया को देखा जो कि स्टेज पर खड़ी होकर बात कर रही थी। लकी उसे देख रहा था। उसे देखकर लकी को चिढ़ सी महसूस होने लगी। वो समझ गया कि श्रेया जो कर रही थी वो उसी के लिए कह रही थी। इससे पहले कि वो अपनी जगह से खड़ा होता दूसरी तरफ जाता, इतने में सिमोना ने उसे रोक लिया। उसकी आंखें को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो उससे माफी मांग रही थी। मुझे माफ कर देना, शायद मुझे तुम्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। लकी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन फिर उसने सिमोना को देखा और मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं। लकी ने सोचा कि भले ही वो सैंडविच बनाने का काम कर रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे किसी तरह की मदद की जरूरत थी। सैंडविच बेचना भी उसके लिए कोई शर्म की बात नहीं थी। यह सोचते ही लकी और शांत हो गया और चुपचाप अपना खाना खाने लगा। चलो अब इंट्रोडक्शन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मेरा नाम श्रेया है। मैं अभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रही हूँ, इसलिए मैं किसी की कोई खास मदद नहीं कर पाऊंगी, सॉरी। उल्टा आप मेरी मदद कर सकते हैं। ओके ओके, चलिए मजाक से इधर। भले ही मैं पढ़ाई कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा मोड़ा तो मैं कर ही सकती हूँ ना। भले ही वो अभी पढ़ाई कर रही थी और उसके पास किसी तरह का कोई पावर नहीं था, लेकिन वो जिस तरह से अपने आप को सबके सामने प्रेजेंट कर रही थी, वो जितनी सुंदर दिख रही थी उतनी अच्छी तरह से वो लोगों से बात कर रही थी। अब इसके बाद बाकी लोगों को अपनी अपनी जगह से उठकर आना था और अपने अपने बारे में बताना था। मैं गेल ग्रुप में काम करता हूँ। हम लोगों का कार के पार्ट्स मैन्युफैक्चर करने का काम है। मैं आप सब लोगों से काफी पहले ही स्कूल से निकल चुका था और किसी को इन फ्यूचर कार खरीदने पड़े तो मेरे पास आ सकते हैं। मैं कॉलेज में काउंसलिंग का काम देखता हूँ। अगर आप में से किसी को भी पढ़ाई से जुड़ी कोई चीज पूछनी हो तो वो मेरे पास आ सकते हैं। मैं सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ और अगर किसी को भी इस तरह से सब लोग अपने बारे में बता रहे थे, कोई भी अपने आप को किसी दूसरे से कम तो नहीं समझ रहा था और ना ही वो समझना चाहता था कि उसे कोई किसी और से कम समझे। अगर वो किसी बड़ी सी कंपनी में छोटा सा काम भी करता तो ऐसे बताता कि वो बहुत बड़ा आदमी था। हर कोई अपने अपने बारे में बात किए जा रहा था और ऐसे बहुत से लोग थे जिन्हें ये आइडिया काफी अच्छा लगा। चलो अब तुम भी अपनी जगह उठो और अपने बारे में बताओ। इतने में श्रेया ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही लकी ने उसे अपनी तरफ देखते हुए देखा तो लकी के तो होश उड़ गए। उसने अपनी चम्मच नीचे रखी। एक बार के लिए वो झिझका और फिर अपनी जगह से खड़ा हुआ और स्टेज की तरफ बढ़ने लगा। लकी ने देखा कि बहुत सारे लोग उसे देख रहे थे और उसकी शक्ल सूरत भी लोगों के हिसाब से कुछ खास नजर नहीं आ रही थी। उसके बाल आपस में उलझे हुए थे और उसे देखते ही एक आदमी ने कहा, ये आदमी कितना फटीचर है यार, ये क्या करता होगा यार, जो आदमी यहाँ इस तरह से कपड़े पहन कर आएगा, वो आखिर हम जैसे लोगों की क्या मदद करेगा। उल्टा हम भी इसकी मदद कर सकें, कितनी मदद कर देंगे यार। सही बात है ना। बहुत से लोगों को ऐसा शक होता है कि वो अपने बारे में कुछ बताना पसंद नहीं करते, लेकिन वो बाद में बहुत ही अमीर आदमी निकलते हैं। ऐसे में ऐसे आदमी लोगों से करीब देखना पसंद करते हैं और उन्हें इस चीज में ना मजा आता है, कहीं अमीर आदमी हो पता नहीं। इतने में लकी स्टेज पर चढ़ चुका था और उसने कहा, नमस्ते, मेरा नाम लकी अग्रवाल है। मैं फास्ट फूड का ट्रक चलाता हूँ। मैं और मेरी दोस्त मिलकर पूरे जयपुर के अंदर अंदर अलग अलग जगहों पर फास्ट फूड बेचते हैं। हम लोग जो चीज सबसे अच्छे बनाते हैं वो है सैंडविच और बर्गर। ऐसे में अगर आप लोग मुझसे कोई भी मेरे ट्रक पर सैंडविच खाने के लिए आएगा तो मैं उसे फ्री में सैंडविच खिला दूंगा। लकी ने कहा और फिर मुस्कुराते हुए वहां से निकल गया। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की तो जो लोग सुन रहे थे वो एक बार तो दंग रह गए। जो लोग बड़ी बड़ी कंपनी में काम कर रहे थे उन्हें भी अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंट नहीं था जितना कि लकी को अपने आप पर था। जैसे ही लकी वहां से निकला तो पीछे से लोगों ने कहा, ये सैंडविच बनाने का काम भी ऐसे दिखा रहा है जैसे बहुत महान काम कर रहा हो। वैसे भी एक सैंडविच आते हैं कितने का है, 50 रुपए का। मुझे नहीं लगता कि आदमी 3-4 हजार से ज्यादा कमाता होगा। इसके पास में खाने और किराया देने के अलावा और कोई पैसा ही नहीं बचता होगा। और इस तरह के लोग हमारे पार्टी में आ रहे दोस्त, हद है। कम से कम आदमी को कि 20,000 महीने की तो तनख्वाह हो, हमें सैंडविच वाले से क्या मतलब ले लेंगे। थोड़ी देर के लिए लगभग सारे लोगों ने लकी के बारे में उल्टा सीधा कहना शुरू कर दिया। उनमें से कुछ लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, कुछ उसके ऊपर ताना कस रहे थे और कुछ उसे बहुत ही हीन भावना से देख रहे थे। कुल मिलाकर वहां पर किसी की भी नजर में लकी की कोई अहमियत नहीं थी। अरे इतने में श्रेया ने उसे देखा और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। फिर वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और उसने कहा, मैं जानती हूँ कि अभी थोड़े दिन पहले मैं इसके एक 5 स्टार होटल के सामने मिली थी। क्या बात कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम इस जैसे आदमी से एक 5 स्टार होटल के सामने कैसे मिल सकती हो? श्रेया, तुमसे कोई गलती हो गई होगी, वो कोई और होगा। बाकी लोगों को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो सभी श्रेया की तरफ देख रहे थे। अरे नहीं, होटल बाहर मिली थी। जब उसे होटल से धक्का देकर बाहर निकाला गया तब मैं इसे धक्के खाते हुए देख रही थी और आप लोगों को
इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि ये होटल के बाहर कर क्या रहा था। ये होटल के बाहर खड़ा होकर शहनाज को प्रपोज कर रहा था और शहनाज ने बदले में इसे मना कर दिया। बाद में इसने यहाँ के सबसे अमीर आदमी बेटे अब्बास को भी चैलेंज करने की कोशिश की, जो कि शहनाज को पसंद करता था। जैसे ही लकी ने ये सुना, उसने अपना सिर पकड़ लिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या श्रेया उसका पीछा छोड़ने वाली थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मैं जरूर बताएं। श्रेया ने पार्टी की शुरुआत होते ही अब लोगों से अपने अपने इंट्रोडक्शन देने को कह दिया और साथ ही में उसने सब लोगों से यह भी कहा कि अगर वो कुछ लोगों की मदद कर सके तो उन्हें कर देना चाहिए। सब लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देना शुरू कर चुके थे, लेकिन जैसे ही लकी का नंबर आया तो सब उसे देखते रह गए। उसने उन्हें बताया कि वो सैंडविच की गाड़ी चलाता था। इसके बाद श्रेया उसके पास आई और लोगों को लकी के साथ होटल पर जो हुआ उसके बारे में बताने लगी। श्रेया की बात सुनकर सब लोग फिर से लकी का मुंह देखने लगे। क्या कहा इसने? शहनाज मैडम को प्रपोज करने की कोशिश की? यार गजब की हिम्मत है इसमें। एक तो सैंडविच बेचने में ऐसा काम करता है, सपने देख रहा है कितने बड़े। हद है यार। जब मैंने यार पहली बार इस लड़के की शक्ल देखी ना, तो इसे देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई लालची आदमी है, लेकिन ये आदमी पैसे के लिए इतना लालची निकलेगा इस बात का तो मुझे अंदाजा नहीं था। ये शहनाज मैडम के परिवार में शामिल होने के सपने देख रहा है। अजीब पागल है। अरे इसने तो मुझे अपने गांव के उस पागल की याद दिला दी जो सोचता था कि वो शेर से लड़ाई कर लेगा। उसने शेर से लड़ाई भी की थी, लेकिन आखिर में वो मारा गया। ये भी मारा जाएगा। लकी जब सबके मुंह से ये सब बातें सुन रहा था तब वो मन ही मन हंसी जा रहा था। हर कोई उसे यहाँ उसके गांव से या फिर उसके इलाके के भिखारी से कंपेयर कर रहा था। ऐसे में उसे समझ नहीं आ रहा था कि लोग उसे इतना नीचे क्यों दिखा रहे थे। वो तो यहाँ अपने लोगों से और अपने दोस्तों से मिलने आया था। वो यहाँ पर कोई पैसा लेने के लिए तो आया नहीं था, बल्कि अपने लोगों से मुंह से अपनी भाषा सुनने आया था। ऐसे में जब उसे ये सब मिल नहीं रहा था तो फिर उसका यहाँ रहना सही नहीं था। इसलिए लकी अपनी जगह से खड़ा हुआ और दरवाजे की तरफ जाने लगा। जब बाकी लोगों ने लकी को इस तरह से बीच में जाते हुए देखा तो सब लोगों को और जोर से हंसी आई और अब वो लोग उसके मुंह पे ही हंसने लगे। उन्हें लग रहा था कि लकी को उनकी बात सुनकर शर्मा रही थी और वो उनके बीच में बहुत ही अजीब महसूस कर रहा था। ऐसे में वो यहाँ आया ही क्यों था? बाकी लोगों का उससे ये भी सवाल था। अरे रुक जाओ लकी, रुको, श्रेया ने उसके पीछे से टोकते हुए कहा। अभी उसको पूरा मजा नहीं आया था, इसलिए वो लकी को इतनी जल्दी तो जाने देना नहीं चाहती थी। लकी ने जैसे ही श्रेया की आवाज सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। वो बस अपनी माँ से मिलने के लिए जाना चाहता था। जैसे ही वो दरवाजा खोलकर बाहर निकलने वाला था कि इतने में बाहर से दरवाजा खुला और एक 40 के करीब का आदमी अपने मोटे पेट के साथ अंदर दाखिल हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि प्रांजल ही था, जिसने इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज किया था। ये तो जैसे ही प्रांजल ने लकी को देखा तो उसके मुंह से निकला, लेकिन वो लकी को जानता नहीं था। इसलिए जैसे ही उसने लकी की आंखों में देखा तो वो हल्की सी कांप गई। प्रांजल जी, उसे जाने मत देना, हमारा गेस्ट है, श्रेया ने प्रांजल से जल्दबाजी में कहा। इतने में वो खुद लकी के पास आ गई और उसने लकी को आगे बढ़ने से रोक दिया। फिर उसने प्रांजल की तरफ देखते हुए और मुस्कुराते हुए बोला, वो क्या है कि लकी को शायद लोगों की बातों का थोड़ा बुरा लग गया, इसलिए जा रहा है यहाँ से। ओहो, अरे भाई कोई बात नहीं यार, हम सब एक साथ ही तो हैं, वो तो बस ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे, इसलिए तुम्हें उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए। अब चलो, मेरे कहने से ही सही, लेकिन जरा अंदर चलो, बैठो। लकी ने सोचा कि आज प्रांजल ने ही उन सबको यहाँ पे इकट्ठा किया था और इसलिए वो उसे मना नहीं कर सकता था। उसने एक पल के लिए प्रांजल को देखा और फिर अंदर चला गया। इनकी बातों को दिल पे मत ले लेना यार, तुम बोलो तो मैं इनकी तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। लकी का हाल देखकर सिमोना को भी काफी अच्छा नहीं लग रहा था और इसलिए वो लकी के पास आकर खड़ी हो गई। जैसे ही सिमोना ने लकी से माफी मांगी तो उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हुआ। ठीक इस वक्त इस होटल के दूसरे कोने में लकी की वहां भी बैठी थी और उनके साथ एक आदमी बैठा था जो कि कोई और नहीं बल्कि रुस्तम डांगी था। इस वक्त उसकी माँ अभिलाषा को बिजनेस के कारण यहाँ आना पड़ा और साथ ही वो इस मौके का फायदा अपने बेटे से मिलने के लिए उठाने वाली थी। जब से उसकी परीक्षा खत्म हुई उसके बाद से उसकी माँ को आज मौका मिला उससे मिलने का, लेकिन जिस शाम वो यहाँ पहुंची उस शाम उन्हें मालूम हुआ कि उनके परिवार ने उन्हें सजा दी हुई थी और लकी को परिवार के किसी भी संसाधन का इस्तेमाल करने से मनाही थी। अब ऐसे में उसकी माँ को यह समझ नहीं आ रहा था कि उसकी गरीबी की ट्रेनिंग में और इस चीज में क्या अंतर था। इसलिए जैसे ही उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्होंने तुरंत रुस्तम से मिलने के लिए सोचा। वो चाहती थी कि रुस्तम उनके बेटे का पूरा ध्यान रखे, लेकिन जब वो इतनी देर से रुस्तम से बात कर रही थी कि उसके बाद भी रुस्तम उनकी बातों को मानने के लिए राजी नहीं था। अब अभिलाषा जी के पास में और कोई चारा नहीं बचा। उन्होंने बात करके देख ली थी लेकिन वो बेबसी महसूस कर रही थी। वैसे भी लकी उनका बेटा था लेकिन वो परिवार का सदस्य भी था। ऐसे में अगर वो परिवार के नियम तोड़कर किसी भी तरह से अपने मन के करता तो उसे इस बात की सजा तो मिलनी थी।
अभिलाषा जी लकी का काफी देर से इंतजार कर रही थी और जब लकी नहीं आया तो उन्होंने इस होटल के मैनेजर को फोन घुमा दिया। जरा बैंक्वेट हॉल में जाकर देखो कि उन लोगों की पार्टी और कितनी देर चलेगी। उस लड़के पे जरा ध्यान देना और देखना कि वो क्या कर रहा है। अभिलाषा ने वहां के मालिक को लकी की एक तस्वीर भेज दी। ये वही तस्वीर थी जो रुस्तम ने उन्हें दी। जी, मैनेजर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा। भले ही वो लकी की माँ को नहीं जानता था और न ही पहले कभी उनसे मिला, लेकिन फिर भी वो मैनेजर के ऊपर ऐसे गरजी जैसे कोई पिछली। लेकिन किसी को ये मालूम नहीं था कि रुस्तम उनके परिवार का दिल्ली में जितना भी काम करता था वो उसे अकेले संभालता था। परिवार के अंदर भी और परिवार के बाहर भी हर एक आदमी उनसे बड़े प्यार से और अदब से बात करता। ऐसे में वो उनसे इस तरह से बात कैसे कर सकती थी। होटल का मैनेजर बैंक्वेट हॉल में चला गया। ठीक इसी वक्त प्रांजल और श्रेया लकी के सामने खड़े थे। प्रांजल उससे कुछ प्यार से बात कर रहा था। अरे प्रांजल जी, आप इस सैंडविच वाले को वापस क्यों ले आए? आप क्या चाहते हो कि लोग अब इससे सैंडविच खरीदें? जो लोग वहां पर बैठे थे उनमें से एक आदमी ने कहा और उनकी बात सुनते ही सब लोग जोर से हंसने लगे और उनमें से कुछ लोग तो लकी को बाहर निकालने के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, किसी के बारे में भी इस तरह की बात करना अच्छी बात नहीं है और हम एक दूसरे की इज्जत करनी चाहिए यार, एक दूसरे का मान रखना चाहिए। लकी, जरा खड़े हो जाओ, प्रांजल ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। लकी के दिल में प्रांजल की इज्जत बढ़ने लगी। वैसे भी वो लोग उसके बारे में बुरी बात कर रहे थे और ऐसे में लकी को सिर्फ प्रांजल की बात ही समझ आ रही थी। भले ही तुम लोग लकी को नहीं जानते हो, मैं खुद इसे नहीं जानता हूं, लेकिन फिर भी आज ये आदमी मुझसे गलती से टकरा गया। मैं आप लोगों को इस बारे में बताऊं, इसके आदमी के बारे में। ये आदमी कौन है? प्रांजल ने कहा और सब लोग उसकी बात सुनकर चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सैंडविच बेचने वाले आदमी के व्यवहार का और कौन सा पक्ष था जिसके बारे में वो नहीं जानते थे। आज मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत इस होटल के बाहर कचरा बीनने का काम कर रही थी। लकी उसके पास गया, उसने उस बूढ़ी का कचरा उठाने में मदद की। एक बार के लिए तो यही सही लगा कि सच में ये अच्छा आदमी है, लेकिन बाद में लकी ने उस औरत से 10 रुपए मांग लिए। प्रांजल ने जैसे ही उसे देखा वो पहचान गया और इत्तेफाक से लकी ही वो आदमी था जिसके बारे में श्रेया ने कहा था कि वो उसे बदनाम करना चाहती थी, इसलिए वो लकी की टांग खींच रहा था। क्या? मुझे तो लगा ये आदमी सिर्फ गरीब था, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं है। मैं तो इसे पुलिस के हवाले कर देना चाहता हूँ। इसने सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि हम लोगों का नाम खराब कर दिया। लकी के प्रति अब लोगों का नजरिया और ज्यादा बदल गया। लकी ये सुनने के बाद और ज्यादा हताश महसूस करने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रांजल भी उसके बारे में इस तरह की बात कर सकता था। जैसे ही प्रांजल ने अपनी बात खत्म की, उसके बाद प्रांजल और श्रेया एक दूसरे की तरफ देखते हुए हंसने लगे और लकी को भी ऐसे देखकर उन्हें शर्म आ गई। वो अब समझ चुका था कि ये जो कुछ हो रहा था ये श्रेया और प्रांजल की मिली भगत की वजह से हो रहा था। लकी अब वहां से बाहर निकल आना चाहता था और इसलिए उसने किसी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा दरवाजे के बाहर आने लगा। रुक जाओ! इतने में प्रांजल ने फिर से लकी को रोक दिया और उसके चेहरे पर हंसी साफ नजर आने लगी। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेकार फिल्म हूं जिसे तुम इग्नोर करके जा रहे हो? ऐसा थोड़ी है कि तुम ऐसे ही चले जाओगे। ऐसे ही चले जाओगे? ऐसे कैसे? सबसे पहले तो तुमने जो खाया उसके पैसे यहाँ टेबल पर रखो। मैंने एक टेबल का कॉस्ट ना 8,000 रुपए है, इसलिए जाने से पहले टेबल पर 12,000 रुपए रख दो। सिमोना को प्रांजल की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो इस बात पर अपनी जगह खड़ी हुई और प्रांजल की तरफ देखते हुए बोली, प्रांजल जी, आपने ये नहीं कहा था कि यहाँ हमें खाने के लिए पे करना होगा। आप खुद बोले थे कि ये जो कुछ होगा ये आपकी तरफ से हो रहा है। ये बात सुनकर प्रांजल को हंसी आ गई और उसने कहा, हाँ हाँ तुमने बराबर क्या, मैंने ऐसा ही कहा था, लेकिन मैंने सब ईमानदार लोगों को यहाँ बुलाया है। अब सब लोग इसी तरह गंदे और गरीब हैं और इस तरह के अनैतिक व्यक्ति हैं, तो फिर सब लोगों को पैसा देकर जाना पड़ेगा। मैं इस जैसे आदमी पर अपने पैसे उड़ाने के बजाय किसी पागल कुत्ते को ना खिलाना पसंद करूंगा, समझी तुम? ये सुनते ही सिमोना का मुंह मानो बंद हो गया। अब उसे ऐसा महसूस होने लगा कि उसने लकी के साथ बेईमानी की थी, लेकिन लकी ने कुछ ज्यादा खाया नहीं है, इसलिए सिर्फ सलाद खाया है इसने। ऐसे में किस बात के 12,000 रुपए? जो भी खाया हो, टेबल 12,000 ही बैठता है। वैसे भी इसने जो छोड़ा है वो कौन सा ही खा सकता है, प्रांजल ने कहा। ठीक इसी वक्त बैंक्वेट का दरवाजा 3 बार के लिए बच गया और इतने में एक अंदर आदमी घुसा। वो कोई और नहीं बस होटल का मैनेजर था। ओह! मैनेजर ने देखा कि वहां पर एक बड़ा और मोटा सा आदमी एक लड़के से पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था। वो ये सब देखकर एक बार तो हैरान हो गया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि उस आदमी और उस लड़के के बीच में रिश्ता क्या था। उसने जब देखा कि लकी ने इतने गंदे कपड़े पहने थे तो वो ये बात समझ गया कि वो उस औरत के बीच में जिसने उसे भेजा था उसमें और लकी में माँ बेटे का रिश्ता तो नहीं हो सकता था। ऐसे में आगे क्या होने वाला था? क्या लकी को पैसे चुकाने पड़ते या मैनेजर उसे आके बचा लेता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लकी को प्रांजल ने रोक तो लिया था, लेकिन उसे रोकने के बाद भी वो उसके बारे में काफी बुरी बात कर रहा था। वो कह रहा था कि वो उसके अंदर किसी तरह की कोई नैतिकता नहीं देखता और ये बात लकी को बुरी लगी। इधर अभिलाषा जी के कहने पर होटल का मैनेजर उस बैंक्वेट में आ गया जहां पर लकी की पार्टी चल रही थी।
जब उसने देखा कि एक आदमी उसी लड़के को डांट रहा था जिसका ध्यान रखने के लिए अभिलाषा जी ने कहा, तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन दोनों के बीच रिश्ता क्या था। अरे दुरानी साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जैसे ही प्रांजल ने मैनेजर दुरानी को देखा तो उसके मुंह से निकला और उनके पास जाते हुए उन्हें अंदर बुलाने लगा। आपका यहाँ कैसे आना हुआ? चलो मैं आपकी मुलाकात सब लोगों से करवाता हूँ। सभी लोग ध्यान से सुनो, ये जो शख्स अभी मेरे साथ खड़े हैं ना, इनका नाम है करीम दुरानी और ये यहाँ के मैनेजर हैं। जैसे ही प्रांजल के मुंह से लोगों ने दुरानी का इंट्रोडक्शन सुना तो वो अपनी जगह से खड़े हुए और उसका स्वागत करने लगे। तुम लोग यहाँ अपने स्कूल वालों के साथ और अपने मिलने वालों के साथ मीटिंग कर रहे हो ना? चलो अच्छा है, आप सबको आपकी मीटिंग ऑल द बेस्ट। वैसे प्रांजल जी, क्या हुआ इस लड़के के साथ? अभी इसके साथ ऐसे क्यों बात कर रहे थे आप? अरे दुरानी साहब, आपको इस आदमी की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो बस ऐसे ही की। प्रांजल ने ऊपर ऊपर से दुरानी को अभी जो हुआ वो सारी बात समझा दी। वो उसे लकी के कर्मों के बारे में बता रहे थे और आखिर में उसने कहा, अब आप ही बताओ, मैं ऐसे बेकार के आदमी को यहाँ से फ्री से खाना खा के जाने दूं? अगर इस आदमी ने आज पैसे नहीं चुकाए ना तो मैं इसे यहाँ आपके पास ना काम करने के लिए छोड़ जाऊंगा। दुरानी ने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ उसकी बात सुनी, उसके बाद अपनी तरफ से थोड़ा सा इधर उधर की बात की और उसके बाद ये सारी बात बताने के लिए अभिलाषा जी के पास पहुंच गया। क्या बात है प्रांजल जी, आपने तो आज दुरानी जी से मिलवा दिया। हाँ, वैसे भी जयपुर ग्रीन यहाँ का बहुत बड़ा होटल है और यहाँ का मैनेजर होना भी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। अब ऐसे में अगर हमारी इनसे जान पहचान हो गई तो आगे हमें ये जान पहचान काम आएगी ना। प्रांजल जी, आप तो कमाल हो। हाँ भाई, अगर एक शब्द में कहूँ तो इनसे बड़ा और आदमी कोई नहीं, और आने वाले वक्त में तो सिर्फ इनका ही नाम होगा। सब लोगों ने प्रांजल की तारीफ में कसीदे गढ़ने शुरू कर दिए और ये सब सुनकर प्रांजल भी काफी हवा में उड़े जा रहा था। लेकिन उसके मन में अभी भी ये बात चले जा रही थी कि आखिर दुरानी यहाँ अचानक उसके पार्टी में क्या करने के लिए आया था। भले ही वो जानता था कि वो जयपुर में अच्छा काम कर रहा था, लेकिन फिर भी वो यहाँ इतना बड़ा आदमी भी नहीं था जो उसके बीच में आ जाए। अगर पैसों के मामले में देखा जाए तो वो जयपुर के शुरुआती 3 लोगों में भी नहीं था, लेकिन फिर भी अगर दुरानी यहाँ आया था तो उसके लिए ये अच्छी बात थी और वो इससे काफी अच्छा महसूस कर रहा था। प्रांजल ने इस चीज को अच्छे से फायदा उठाया और इस मौके पर सब लोगों के बीच में अपने आप को बॉस बनाना शुरू कर दिया। इसलिए उसने अपने लोगों की तरफ देखा और कहा, वैसे मैं और दुरानी साहब तो एक दूसरे को काफी लंबे अरसे से जानते, इसलिए वो बस ऐसे ही मुझसे मिलने आ गए। आखिर बार जब मैं मुंबई भी आया था ना तो रुस्तम डांगी जी और पारस जी भी मुझसे मिलने आए थे। हम लोगों ने साथ में खाना भी खाया था। क्या आपकी दिल्ली वाले रुस्तम जी से दोस्ती है? अरे रुस्तम जी के आसपास तो सेलिब्रिटी भी आने के लिए मरते हैं। प्रांजल जी, मैं उन्हें एक बार के लिए देखना चाहता हूँ, मुझे उनसे मिलवा दो ना। बाकी सब लोग ने प्रांजल की ओर देखना शुरू किया और तारीफ करने लगे। अगर वो रुस्तम डांगी से मिल सकता था तो इसका मतलब साफ था कि वो बहुत बड़ा आदमी था और गांव के भविष्य को वो ही सही कर सकता था। देखो, उनसे मिलने की बात कहना तो अपने आप में आसान है, लेकिन पहले एक बार और मिलने दो, इसके बाद मैं खुद उन्हें बुलाऊंगा और कहूंगा कि आप हमारे गांव वालों से मिलो। लेकिन फिलहाल तो मुझे लगता है कि हम लोगों को खाना खाना चाहिए, प्रांजल ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई सब लोग उसके साथ खाना खाने के लिए बैठ गए। प्रांजल जी, ये आदमी अभी तक यहाँ से गया नहीं? श्रेया ने प्रांजल को उसकी बाजू से पकड़ा और लकी की तरफ इशारा करने लगी। वो लकी को देखकर हंस रही थी। जैसे ही उसने सुना कि प्रांजल दिल्ली के किसी बड़े से आदमी रुस्तम डांगी को जानता था तो उसे लग रहा था कि अब वक्त आ गया था कि वो शिवांग का साथ छोड़कर प्रांजल से नाता जोड़ ले। भाई बताओ, क्या तुम पैसे दोगे? अगर पैसे नहीं दे सकते हो तो जाओ और किचन में जाकर बोलना कि मेरे पास पैसे नहीं है। आप लोग जो कहोगे मैं काम करूंगा, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जाओ, प्रांजल ने कहा। मैं भी बाहर जा रहा हूँ और थोड़ी देर में तुम्हारे पैसे ला कर देता हूँ तुम्हें, लकी ने कहा। वो जानता था कि उसकी माँ यहीं पर थी, ऐसे में वो अपनी माँ से पैसे लेता और वापस प्रांजल को दे सकता था। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है मैं कोई बेवकूफ आदमी हूँ? क्या लिखा है मेरे माथे पर? अगर तुमने इस दरवाजे से बाहर निकलने के बारे में सोचा भी ना बेटे, जाने के लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें, प्रांजल ने उसके सामने हंसते हुए कहा। हाँ हाँ, तुम्हें पैसे तो देने पड़ेंगे वरना हम लोग तुम्हें जाने नहीं देंगे। श्रेया, तुमने अभी तो कहा था ना कि तेरे पास तो 1000 रुपए पड़े हैं, ऐसे में अब क्या तेरे पास वो भी नहीं है? हाँ, अगर पैसे नहीं दे सकता तो चुपचाप रसोई में जाओ और बर्तन दो। किसी ने सही कहा है, बिना मतलब के फोकट के ना आदमी बेहद आलसी हो जाते हैं, कोई काम भी नहीं करते ढंग से। किसने कहा कि ये पैसे नहीं दे सकता? अचानक से दरवाजे के पीछे से एक आवाज आई और इसके बाद बैंक्वेट हॉल का दरवाजा खुल गया। सब लोगों ने देखा कि एक अधेड़ उम्र की महिला अंदर आ गई। उन्होंने नीले रंग की साड़ी पहनी थी और सफेद रंग का ब्लाउज। उन्होंने अपने बाल पीछे की तरफ बांधे हुए थे और कानों में सोने की बालियां पहनी हुई थी। उनकी आंखें काफी बड़ी और चमकीली थी। वो ऐसे लग रही थी कि उन्हें कोई भी देखकर यह नहीं कह सकता था कि वो लकी की माँ थी। वो सच में बहुत खूबसूरत थी। जैसे ही लकी ने इतने सालों बाद अपनी माँ को देखा तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। हालांकि वो उसे बंद तो करना चाहता था, फिर भी उसका मुंह बंद होने का नाम नहीं ले रहा था। इस वक्त लकी की माँ उससे मिलने के लिए बिना उसके परिवार को बिना बताए ही आ गई और इतने सारे लोगों के सामने उन्हें अभी भी
अपने अग्रवाल होने का दर्जा बनाए रखने की काफी जरूरत थी। अभिलाषा जी वहां ऐसे ही घुस आई और उनके पीछे पीछे रुस्तम डांगी और करीम दुरानी भी अंदर चले आए। अभिलाषा जी अपने सामने कुर्सी की तरफ बढ़ी और वहां पर जाकर बैठ गई। रुस्तम डांगी और करीम दुरानी उनके अलग बगल बैठ गए। लकी भी अब जाकर अपनी माँ के पीछे खड़ा हो गया। ये बाकी सब लोग बस एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो औरत कौन थी जो ऐसे उनके सामने आ गई और उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख रही थी। दुरानी साहब आप। प्रांजल बाकी दोनों के बारे में कुछ नहीं जानता था और इसलिए वो दुरानी से ही बात कर रहा था। दुरानी का चेहरा गंभीर हो चुका था और इससे पहले कि वो अपनी तरफ से कुछ बोल पाता, इतने में अभिलाषा ने उसे एक इशारे से रोका और बीच में ही चुप हो गया। दुरानी लकी की माँ के आगे कुछ नहीं बोल सकता था। ये श्रेया कौन है? खड़ी हो जाए अपनी जगह पे, अभिलाषा ने कहा। जैसे ही श्रेया ने अपना नाम सुना तो वो पूरी तरीके से चौंक गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और अभिलाषा के सामने आ गई। क्या कह रही थी तुम इसके बारे में? अभिलाषा ने बड़े प्यार से मुस्कुराते हुए श्रेया से पूछा, लेकिन उसकी मुस्कान ने श्रेया को अंदर से डरा कर रख दिया। उसे उनकी मुस्कान काफी अजीब लग रही थी। अभिलाषा के सामने तो श्रेया किसी दूध पीती हुई बच्ची से कम नहीं लग रही थी। अब ऐसे हाल में वो झूठ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। मैं कह रही थी कि मैं ये इसे गार्ड से बाहर निकाल पा दिया था होटल से, श्रेया ने बड़ी मुश्किल से कहा। और फिर जब उससे आके बोला नहीं गया तो उसने अभिलाषा जी के सामने अपने हाथ जोड़ लिए। अभिलाषा अपनी जगह से खड़ी हुई और श्रेया के पास आ गई। इतने में श्रेया के गाल पर एक जोरदार तमाचे की आवाज आई। उसके बाद उन्होंने उसके बालों से पकड़ा और फिर एक बार और तमाचा लगाया। फिर उसने उसका हाथ छोड़ा और फिर से श्रेया की तरफ देखने लगी। उसकी हालत खराब हो गई। वो तो अच्छा था कि उसे दूसरे लोगों ने पकड़ा हुआ था। जो लोग उसके पास खड़े थे वो चाहते तो अभिलाषा जी को रोक सकते थे, लेकिन वो उनसे इतना ज्यादा डर गए थे, इसलिए कोई भी उनकी तरफ हाथ उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जैसे ही श्रेया के गाल पर तमाचा पड़ा, उसके बाद अभिलाषा जी ने भीड़ की तरफ देखते हुए बोला, ये प्रांजल कौन है? बाहर आना जरा। अभिलाषा जी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया और आज भी उसका यही हालत खराब होने वाला था। लेकिन भीड़ ये देखकर उत्साहित हो चुकी थी। वो औरत सच में इतनी ताकतवर थी कि वो प्रांजल से भी इस तरह से बात करने की हिम्मत कर पा रही थी। मैं हूं प्रांजल। अभी ये समझने की कोशिश कर रहा था प्रांजल की औरत कौन थी। जब उसने देखा कि वो उसकी तरफ आ रही थी तो वो पीछे की तरफ चलना शुरू हो चुका था। प्रांजल इतने सारे लोगों के सामने इस तरह मार नहीं खा सकता था। लेकिन जब वो चलते चलते रुक गया तो उसने अभिलाषा जी की तरफ देखा और बोला, प्रांजल मेरा नाम है, पर आपका नाम क्या है? कौन है आप? मैं कौन हूँ ये पूछना तुम्हारे बस की बात नहीं है, ना ही तुम्हारे अधिकार में आता है ये कि मैं कौन हूँ। मैं जब अभी अंदर आ रही थी तो मैंने सुना कि तुम पैसों से जुड़ी कुछ बात कर रही थी। क्या बात है? इस लड़के ने मेरा खाना खाया है तो क्या इसे मेरे पैसे नहीं देने चाहिए? अगर इसके पास पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं, ये पैसा मैं काम करके वसूलवा लूंगा इससे, प्रांजल ने अपनी तरफ से जवाब देते हुए कहा। तो तुम्हारा ये मानना है कि ये लड़का खाना अफोर्ड नहीं कर सकता तुम्हारा? और क्या कह रहे थे तुम अपने इस सड़े हुए मुंह से इसके बारे में? अभिलाषा ने हंसते हुए उसे देखा और पूछा। जैसे ही अभिलाषा ने उसे डांटा तो प्रांजल को ऐसा लगा कि अगर वो उससे इस तरह से बात करता रहा तो शायद उसके जो लोग उसके सामने खड़े हैं, उसे इस वक्त देख रहे हैं, उसकी नजर में उनकी इमेज गिर जाएगी। इसलिए उसने आगे कहा, बिल्कुल नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता। मैंने खुद बाहर से अपनी आंखों से देखा ये लड़का बूढ़ी औरत से 10 रुपए मांग रहा था। अगर इसके पास पैसे होते ना तो ये इस औरत से 10 रुपए मांगता क्यों? प्रांजल ने पूछा। मुझे साफ साफ बताओ कि ये बूढ़ी औरत से पैसे कब और क्यों मांग रहा था? अभिलाषा जी ने कहा। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि उनका बेटा किसी गरीब औरत से पैसे ले सकता था। मैंने देखा है, अपनी आंखों से देखा है। इसने उसे माँ कहकर बुलाया। अब इतना बड़ा हो गया है और कुछ काम नहीं करता, जबकि इसकी माँ इतनी बूढ़ी होने के बाद भी इतना काम कर रही है। और जब इसने उसने माँ कह के बुलाया ना तो वो रोने लगी। इतना परेशान होकर इसकी जेब में 10 रुपए रख दिए। और ऐसे में क्या बात हो सकती है? इसने अपनी माँ को परेशान करके 10 रुपए मांग लिए उससे। प्रांजल ने कहा। ये बात सुनकर लकी भी दंग रह गया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या प्रांजल को इस बात की सफाई मिलती? क्या अभिलाषा जी की सबके सामने बताती कि वो लकी की माँ थी? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। लकी जब बाहर जाने ही वाला था, ठीक तभी उसे प्रांजल ने बीच में रोक दिया। वो उससे पैसे मांगने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लकी उसे पैसे देने के लिए राजी नहीं था। इतने में लकी की माँ अभिलाषा भी वहां पर आ गई। पहले तो उसने श्रेया को थप्पड़ लगाया और उसके बाद उसने प्रांजल का कॉलर पकड़ लिया। लेकिन प्रांजल भी इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था और वो लकी के बारे में जो सोच रहा था वो उसने अभिलाषा को बता दिया। लेकिन अभिलाषा को खुद इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ, लेकिन कौन सा ऐसा बेटा है जो अपनी माँ को इस तरह के कपड़े पहनाता है? अरे ये तो वही कहावत है ना कि कोई भी बेटा अगर अपनी माँ के साथ जुड़ा हो तो वो अपने आप में खजाना होता है, लेकिन अगर वो अपनी माँ से कट जाए तो वो सूखा पेड़ हो जाता है। इसलिए वो एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं और किसी से प्यार नहीं हो पाता। जब ये बात लकी ने सुनी तो वो उसकी माँ की तरफ देखने लगा और उसकी आंखों के अंदर से चमक आने लगी और ना जाने क्यों उसकी आंखों से आंसू आ गए। लकी ये सुनकर अपनी माँ के पास जाना चाहता था और उनके गले लगना चाहता था ताकि उन्हें खुद
इस बात का दुख ना हो। ठीक इसी वक्त अभिलाषा जो खड़ी थी प्रांजल के पास गई और उसे एक जोरदार तमाचा लगा दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे दूसरा थप्पड़ लगाने की कोशिश की, इतने में प्रांजल ने उनका हाथ पकड़ लिया। छोड़ मेरा हाथ, अभिलाषा जी ने गुस्से में कहा। अबे साले, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? इतने में लकी के मुंह से बस ये निकला और जोर से प्रांजल की तरफ जाने लगा। उसके बाद उसने उसकी छाती में एक जोरदार लात मारी और उसकी लात खाते के बाद प्रांजल नीचे गिर गया। इतने में लकी ने अभिलाषा को खींच लिया और उन्होंने घबराते हुए कहा, माँ आप ठीक हो? वो उसकी माँ से ये पूछना चाह रहा था कि वो उसे पहचान क्यों नहीं पा रही। बेटा, अभिलाषा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और लकी का चेहरा छू लिया। इधर प्रांजल जो कि नीचे गिरा था, उसे भी लोगों ने सहारा देकर खड़ा किया। साले फटीचर दो कौड़ी के आदमी, तू मुझसे प्रांजल से पंगा लेने की कोशिश कर रहा है। तुझे क्या लगता है तू मुझे बुली कर लेगा? मेरे साथियों, इस लड़के से लड़ाई करने में मेरी मदद करो। कौन है जो मेरे से इससे निपट सकता है? मैं उसकी फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दूंगा, प्रांजल ने अपने लोगों से कहा। उन लोगों के बीच में प्रांजल का बहुत बड़ा नाम था और सिर्फ उसके कहने के बाद ही बहुत सारे लोग लकी और अभिलाषा से लड़ने के लिए आगे आ गए। इतने में दो लोग, लकी और अभिलाषा, एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। वो और कोई नहीं बल्कि दुरानी और रुस्तम डांगी थे। दुरानी साहब, आप प्लीज बीच में मत आओ। अगर यहाँ कोई भी नुकसान होता है ना तो उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। जो भी लगेगा मैं उसका दुगुना दूंगा। आप देख ही रहे हो ना कि इन दोनों ने मेरे साथ और इस लड़की के साथ कितनी मारपीट की है। मेरा नाम प्रांजल है और इन लोगों ने मेरे लोगों के सामने मेरी बेइज्जती की है, मेरे साथ बदतमीजी की है। प्रांजल को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका सिर फटे जा रहा था। तुम्हें बदला लेना है ना, तो ये बकवास बंद करो और चुपचाप इन मैडम के सामने आकर माफी मांगो, वरना तुम्हें ना बाद में बहुत भुगतना पड़ सकता है, दुरानी ने उसे समझाते हुए कहा। अरे दुरानी साहब, आप मुझे मना कर रहे हो? मेरा नाम प्रांजल है। भले ही आज मुझे कोई जानता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इन्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। आपको क्या लगता है मैं इनसे माफी मांगूंगा? बात करते हैं, प्रांजल ने जोर से हंसते हुए कहा। उसके बाद उसने एक बार और अभिलाषा को देखा और बोला, मुझे नहीं मालूम कि ये औरत कौन है और ये कितनी अमीर घराने से आई है या नहीं आई। मैं आपके डर से ना इसे छोड़ देने वाला नहीं हूँ। बता रहा हूँ, कह रहा हूँ कि आप सबके सामने अगर ये जयपुर की टॉप 10 पैसों वालों में से भी होगी ना, तो भी मैं इसे बदला लूंगा। प्रांजल खुद भी जयपुर के काफी बड़े परिवार का आदमी था और इसलिए वो जानता था कि इस औरत का जयपुर में कोई बड़ा नाम नहीं था। और अगर उसका कोई बड़ा नाम नहीं था तो इसका मतलब साफ था कि प्रांजल को उससे कोई तकलीफ नहीं होने वाली थी। हाँ, प्रांजल जी इस औरत से डर जाएंगे क्या? प्रांजल जी तो रुस्तम जी को भी जानते हैं और पारस जी को भी। अगर यहाँ के बड़े लोग भी आ जाएंगे ना तो भी रुस्तम जी से निपट नहीं पाएंगे। मैं बता रहा हूँ, चुपचाप माफी मांग लो प्रांजल, वरना अगर इनका दिमाग गर्म हुआ ना तो बाद में तुम्हें भी बहुत पछताना पड़ेगा। अब प्रांजल के साथ वालों ने उसके बारे में बड़ी बड़ी डींग हाँकनी शुरू कर दी। रुस्तम जी ने इतने में प्रांजल की ओर देखा और पूछा, तुम क्या सच में रुस्तम डांगी से मिले हो? हाँ, बिल्कुल मिला हूँ। और तुम कौन होते हो ये सवाल पूछने वाले? चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। प्रांजल ये कोशिश कर रहा था कि वो रुस्तम डांगी को भी उसकी आवाज से डरा देगा लेकिन जब उसने अपने आप से और सामने उस आदमी को देखा जो उसे घूरता देख रहा था, तो इतने में प्रांजल का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वो आदमी उसकी आंखों के सामने खड़ा था, वो इतना सीधा भी नहीं था। अचानक से उसने रुस्तम डांगी को देखा और पूछा, कौन हो तुम? तुम्हें क्या लगता है कौन होऊंगा मैं? बताओ। रुस्तम डांगी ने हंसते हुए कहा। ये सुनते ही प्रांजल परेशान हो गया और अचानक से उसने प्रांजल की ओर देखा और पूछा, दुरानी साहब ये कौन है? दुरानी साहब ने उसे देखा और मुस्कुराते हुए बोले, यही तो है रुस्तम डांगी जिनसे आप मिलने की बात कर रहे थे। दिल्ली के बॉस है ये रुस्तम डांगी कैसे हो सकते हैं? प्रांजल ने कहा। उसे दुरानी साहब की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर उसने रुस्तम डांगी की तरफ देखा और उसके माथे से पसीने उतरने लगे। रुस्तम डांगी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। प्रांजल उसकी तरफ देख भरने से कांपने लगा और उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। उसने कभी अपनी जीवन में नहीं सोचा कि वो इस तरह से रुस्तम डांगी से मिल पाएगा। एक बार के लिए तो उसे लगा कि दुरानी उसके साथ मजाक कर रहा था, लेकिन फिर उसे समझ आया कि दुरानी उसके साथ बेईमानी कैसे कर सकता था। रुस्तम साहब, मुझे माफ कर देना, मैं आपको ऑफेंड कर दिया मैंने, सॉरी। प्रांजल को इतना डर लगा कि वो सीधा रुस्तम के घुटनों पर जा गिरा। भले ही उसने कभी सोचा नहीं था कि रुस्तम के सामने वो ऐसे आएगा, लेकिन उसने रुस्तम डांगी के कारनामों के बारे में बहुत सुना था। वो जितने भी बड़े लोगों से मिलता था, रुस्तम डांगी उनसे भी बड़ा आदमी था। लोग उसके बारे में यही कहते कि उसने 10 से भी ज्यादा लोगों को मारा हुआ था, इसलिए वो रुस्तम डांगी से पंगा लेने के बारे में नहीं सोच सकता था। अगर रुस्तम ने उसे सबक सिखाने के बारे में सोच लिया तो उसके परिणाम के बारे में वो कल्पना भी नहीं कर सकता था। प्रांजल इस वक्त सिर्फ और सिर्फ रुस्तम डांगी का गुस्सा दूर करना चाहता था और उसके लिए उसे सबसे अच्छा तरीका यही लग रहा था कि वो उसके सामने घुटनों पर बैठ जाए। वो जैसे ही नीचे बैठा, बाकी सब लोग उसकी तरफ देख रहे थे और उनका मुंह खुला का खुला रह गया।
उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि प्रांजल कभी रुस्तम डांगी से मिला ही नहीं था और वो इस तरह से इस आदमी के घुटनों पर क्यों बैठा हुआ था। क्या सच में वो आदमी जो उसके सामने खड़ा था वही रुस्तम डांगी था? बाकी लोगों ने जब अपने सामने ये नजारा देखा तो उनका दिल और तेजी से धड़कने लगा और उनके हाथ पैर कांपने लगे। प्रांजल जैसे ही नीचे बैठा बाकी सभी लोग भी उसके साथ नीचे बैठ गए। वो सब के सब डरे हुए और परेशान थे। रुस्तम सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके बारे में जानता नहीं था, मैंने आपको देखा भी नहीं था और मैंने आपको बेकार में नाराज कर दिया। मैं गली के कुत्ते से भी खराब हूँ। आप मारिए सर, मुझे प्लीज मारिए, प्रांजल ने अपने घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन रुस्तम ने उसे माफ नहीं किया बल्कि उसके सिर पर एक जोरदार लात मार दी। प्रांजल जोर से चिल्लाया और फिर से नीचे गिर गया। इसके बाद वो फिर से उठा और अपने घुटनों पर आते हुए बोला, आपने अच्छा मारा, मारो मुझे, मुझे जिंदा मत छोड़ो। रुस्तम ने देखा कि वो अजीब सी हरकत कर रहा था और रुस्तम को भी ये देखकर अजीब लग रहा था। इसलिए रुस्तम डांगी ने अभिलाषा की तरफ देखते हुए उनसे पूछा, आप क्या कहती हैं, क्या करना चाहिए इसके साथ? अभिलाषा जी का गुस्सा इस वक्त थोड़ा शांत हो गया था। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और धीरे से प्रांजल की तरफ बढ़ने लगी। प्रांजल का दिल अब और ज्यादा घबराने लगा। रुस्तम डांगी उस औरत की इतनी इज्जत कैसे कर सकता था? वो तो उनसे बड़ा था, फिर उनसे इस तरह से बात क्यों कर रहा था? आखिर कौन थी ये औरत? प्रांजल अभी तक घुटनों पर ही बैठा हुआ था। उसने अपना सिर भी जमीन पर टिका दिया। वो सुन पा रहा था कि 2 हील्स उसकी दिशा में आगे आ रहे थे। उसकी आवाज भी उसे अच्छी तरीके से सुनाई दे रही थी। कदमों की आवाज ऐसे आ रही थी जैसे उसकी मौत उसके पास आ रही हो और उसकी वजह से वो कांपता जा रहा था। ऊपर देखो। जैसे ही प्रांजल ने अभिलाषा जी की आवाज सुनी तो ना जाने उसका दिल उसके मुंह से बाहर निकलने को हो गया। हाँ, प्रांजल ने लड़खड़ाती हुई जुबान से कहा और फिर धीरे से अपना सिर उठा लिया। जैसे ही उसने अभिलाषा जी को मुस्कुराते देखा तो उसके चेहरे पर वैसे ही मुस्कान आ गई जैसे मालिक को देखकर नौकर को आ जाती है। अभिलाषा जी ने प्रांजल के बालों को पकड़ा और उसके चेहरे पर तमाचे जड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने 4 से 5 थप्पड़ मारे उसे। अपना गुस्सा निकालने के बाद उन्होंने प्रांजल को छोड़ दिया। प्रांजल को उसका चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे उसका चेहरा जल रहा हो। उसके कानों में जैसे ड्रम बज रहे हो। उसके चेहरे पर खून दुगनी रफ्तार से दौड़ रहे थे और अचानक से उसकी नाक से खून बहने लगा। प्रांजल ने उसे साफ किया और हाथों पर उसी का खून लगा था। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, प्रांजल पागलों की तरह चिल्लाया जा रहा था। लेकिन अब वो अभिलाषा जी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वो बस हाथ जोड़कर नीचे देख रहा था और अभिलाषा जी से माफी मांग रहा था। बाकी सब लोग जो प्रांजल की तरफ देख रहे थे वो खुद भी उसी की तरह नीचे बैठे बैठे माफ कर दो, हमें माफ कर दो कहे जा रहे थे। तुम लोग कितने बड़े गधे हो, तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हें माफी किससे मांगनी चाहिए, तुम्हें जिंदा रहना है या नहीं, अभिलाषा जी ने कहा। और उनकी बात सुनने के बाद वो सब डर गए। जितनी ताकत अग्रवाल परिवार के पास थी उसके हिसाब से तो वो इन 100 लोगों से अपने आप निपट सकती थी, लेकिन फिर भी अभी ये हो सकता था या नहीं हो सकता था, इसका कोई भरोसा नहीं था। प्रांजल ने सबसे पहले अपनी तरफ से इस बात पर प्रतिक्रिया दी। उसने तुरंत अपना चेहरा लकी की तरफ घुमाया और बोला, लकी भाई, मुझे माफ कर दीजिए, मैं 1 नंबर का गधा आदमी हूँ, प्लीज प्लीज आपसे हमने जो भी कहा ना वो भूल जाइए सर। मेरी आपके सामने कोई औकात ही नहीं है, मैं तो गली का कुत्ता हूँ, माफ कर दीजिए मुझे। हाँ, हम सभी गली के कुत्ते हैं लकी भाई, हमें भी माफ कर दीजिए। लकी सर, हमने आपके साथ जो किया बहुत गलत किया, हमने आपको बहुत गलत नजरों से देखा। अब बताओ लकी, इन सब लोगों के साथ क्या करना चाहिए? अभिलाषा जी ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मुझे लगता है कि इन्होंने अपने आप को उतना सुना लिया जितना सुनाना था। अब अगर ये आगे से ऐसा कुछ करने की कसम खाते हैं तो मुझे इनसे कुछ नहीं करना, माफ कर देना चाहिए, लकी ने कहा। ये लोग उससे बुरी नजरों से देख रहे थे और उसका मजाक भी उड़ा रहे थे, लेकिन आखिर में उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया और अब उन्होंने माफी मांग ली और लकी ने उन्हें माफ कर दिया। अब आगे क्या होने वाला था? क्या होता जब लकी अपनी माँ से मिलता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अभिलाषा जी लकी को बचाने के लिए बीच में आ गईं और उन्होंने प्रांजल के ऊपर हाथ भी उठा दिया, लेकिन इतने में प्रांजल ने बीच में उनका हाथ रोक दिया। लकी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और उसने प्रांजल की छाती में लात मार दी। प्रांजल जब उसे पीटने के लिए उठने लगा तो उसने देखा कि रुस्तम डांगी बीच में आकर खड़े हो गए। वो किसी भी हाल में रुस्तम के खिलाफ नहीं जा सकता था और इसलिए ना सिर्फ प्रांजल बल्कि उसके साथ वाले लकी से माफी मांग रहे थे। लकी को उनसे आगे और कुछ नहीं चाहिए था। नहीं, सिर्फ इतने से तो नहीं चल पाएगा लकी, अभिलाषा जी ने कहा। आज उनके बेटे को उनसे दूर गए 7 साल हो गए थे और उन 7 सालों में उनका बेटा इतना ही दयालु था। प्रांजल ने उनके बेटे की बेइज्जती की थी और फिर भी लकी उन्हें इतनी आसानी से छोड़ दे रहा था, लेकिन उसकी माँ इतनी आसानी से उन्हें जाने देने वाली नहीं थी। अभिलाषा जी ने उन डिशेस की तरफ देखा जो टेबल के ऊपर रखी हुई थी और अचानक से उनके दिमाग में एक आइडिया आया। वो उन लोगों की तरफ गई और बोली, तुम सब अपनी जगह पर खड़े हो जाओ और टेबल पर जितनी भी डिशेस पड़ी हुई है ना
उन्हें नीचे रखो। जी अभी करते हैं। प्रांजल ने जैसे ही अभिलाषा की बात सुनी तो उसने तुरंत अपने लोगों को काम पर लगा दिया और अगले 2 मिनट में वो सारी डिशेज नीचे जमीन पर आ गईं। हर किसी ने अपना सिर नीचे झुका लिया और उन्हें मालूम नहीं था कि अभिलाषा जी उनके साथ क्या करने वाली थी। अभिलाषा जी ने कहा, तुम सभी एक स्कूल से पढ़े हो और लगभग एक ही गांव से आते हो ना, तो ये जो नीचे जमीन पर खाना रखा है ना, उसे चुपचाप खाओ। उसके बाद ही तुम लोग यहाँ से जा सकते हो, लेकिन ना तो तुम्हें चम्मच का इस्तेमाल करना है, ना ही कांटे का। जैसे ही उन लोगों ने अभिलाषा जी की बात सुनी तो सबके मुंह से आह निकल गई। उनमें से किसी ने धीरे से कहा, मैं बिना चम्मच के ये खाना कैसे खा सकता हूँ। उसकी बात सुनने के बाद अभिलाषा ने गर्व भरी मुस्कान के साथ उस आदमी की तरफ देखा और कहा, देखो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम इस खाने को खत्म कैसे करोगे। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि तुम प्लेट से खाते हो, हाथ से खाते हो, पैर से खाते हो या जमीन पर पड़े हुए किसी भी चीज को चाट कर खाते हो। मुझे सब चीजों से मतलब नहीं है। जब तक खाना खत्म नहीं होगा तब तक तुम लोगों में से कोई आदमी यहाँ से नहीं हिलने वाला है। आप सभी यहाँ से कांटे चम्मच हटाइए। इसके अलावा मेन गेट को बंद कीजिए। जब तक लोग खाना खत्म नहीं करेंगे यहाँ से कोई बाहर नहीं जाएगा। अभिलाषा जी ने दुरानी से कहा, जी मैडम। दुरानी ने बहुत सम्मान के साथ कहा। उसने तुरंत अपने लोगों को बुलाया और उन लोगों ने वो सारी चम्मच, कांटे और प्लेट हटा दिए और खाना नीचे जमीन पर बिखेर दिया। चलो अब शुरू हो जाओ। जब अभिलाषा ने देखा कि सब कुछ ठीक चल रहा था तो अभिलाषा ने लकी और रुस्तम से कहा। रुस्तम और दुरानी पीछे पीछे चले जा रहे थे और अभिलाषा जी और लकी आगे आगे। चारों बाहर निकल आए। लकी सिमोना की तरफ देख रहा था जो कि भीड़ में खड़ी हुई उसे देख रही थी। उसके चेहरे पर उसकी चिंता साफ नजर आ रही थी। लकी ने उसे मुस्कुराते हुए देखा और फिर भीड़ में गया और सिमोना का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया। सिमोना घबराती हुई अभिलाषा जी की तरफ देख रही थी। माँ, क्या इस लड़की को अपने साथ बाहर ले जा सकते हैं? लकी ने अपनी माँ से पूछा। हाँ हाँ, जैसा तुम्हें ठीक लगे, अभिलाषा जी ने कहा। वो चाहती थी कि लकी इस मसले को अपने आप देखे। भले ही सिमोना भीड़ में खड़ी थी और अभिलाषा जी को लग रहा था कि उसने भी लकी के बारे में वैसे ही बात की थी जैसे बाकी लोगों ने की थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लगा कि अगर लकी ऐसा कुछ चाह रहा था तो कुछ सोच समझ कर ही चाह रहा होगा। थैंक यू लकी, थैंक यू सो मच। सिमोना ने पहले लकी को और फिर उसकी माँ को शुक्रिया कहा। वो सच में लकी की इस हरकत से काफी खुश थी। वो चुपके से लकी को देख रही थी और उसने पाया कि लकी भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। अचानक से सिमोना को लगा कि लकी सच में काफी अच्छा इंसान था और वो भी उसे देखकर मुस्कुराने लगी। वो मुस्कान नहीं रोक पाई। जैसे ही वो लोग बाहर निकले तो अभिलाषा ने कुछ देर के लिए सिमोना से कुछ बात की और फिर उसे दुरानी के साथ भेज दिया कि वो लोगों का ध्यान रख सके। उसके बाद वो लकी को रुस्तम के साथ अपने केबिन में ले आई और जैसे ही वो लोग अंदर दाखिल हुए अभिलाषा जी ने लकी को जोर से गले लगा लिया। लकी भी आज सालों बाद अपनी माँ को गले से लगा पाया था। मेरा बच्चा, उसकी माँ ने कहा और लकी का चेहरा देखने लगी। उन दोनों की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो दोनों डबडबाई हुई आंखों से एक दूसरे को देखे जा रहे थे। उनकी आंखें थी कि थकने का नाम नहीं ले रही थी और उन दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या चल रहा था वो शब्दों में बयां नहीं हो सकता था। एक बार के लिए तो वो दोनों एक दूसरे को पहचान ही नहीं पाए। पहचानते भी कैसे? वो दोनों ही एक दूसरे को इतने सालों बाद जो देख रहे थे। अगर वहां रुस्तम नहीं होता तो वो एक दूसरे को बताते कि उनके दिल में उनके लिए कितना दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन इधर रुस्तम ने जब उन दोनों को इस तरह से देखा तो उसने अपनी आंखों को एक तरफ घुमा लिया और वो भी अपने आंखों से आंसू पोंछने लगा। लकी, देखो बेटा, रोने की जरूरत नहीं है, वरना रुस्तम जी तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। थोड़ी देर बाद अभिलाषा जी लकी को छेड़ रही थी और उनकी आंखों भी सूख गई। वो बस लकी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अरे अरे नहीं मैडम, आप भी क्या बात कर रही हैं? आप दोनों को इस तरह सालों बाद देखकर कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको बता नहीं सकता। रुस्तम डांगी ने एक धीमी सी मुस्कान के साथ कहा। अरे रुस्तम जी, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद मुलाकात हुई आपसे। लकी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या करता, मजबूरी में था, इसलिए आपका फोन नहीं उठा सका। ऊपर से ऑर्डर आया हुआ था कि हम लोग आपका फोन नहीं उठाएंगे और ना ही आपकी किसी तरह की कोई मदद करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप हम लोगों को माफ कर देंगे। जब रुस्तम को याद आया कि लकी उसे फोन पर फोन किए जा रहा था लेकिन वो उसका फोन उठा नहीं रहा था तो रुस्तम को इस बात से बड़ी गिल्ट महसूस होने लगी और यहाँ आने से पहले उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो लकी से नजर कैसे मिलाएगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है रुस्तम जी, मैं समझ सकता हूँ, लकी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इधर अभिलाषा जी लकी को और रुस्तम को अपने साथ खाने के लिए बैठा ली। लकी ने वैसे भी काफी दिनों से कुछ अच्छा खाना नहीं खाया था। जैसे ही उसने देखा कि उसके सामने इतना सारा अच्छा खाना लगा हुआ था तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया। अरे धीरे धीरे खाओ, इतनी भी जल्दी क्या है? कोई तुमसे तुम्हारा खाना छीनने थोड़ी आ रहा है। जिस तरह से अभिलाषा जी ने लकी को खाते हुए देखा तो उनसे रहा नहीं किया और उन्होंने कहा। वो समझ गई थी कि लकी ने काफी दिनों से कुछ अच्छा खाया नहीं था। लकी, मैं जो कह रही हूँ उनसे
अच्छे से सुनो और राधिका को ढूंढना बंद कर दो, अभिलाषा जी ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। वो जानती थी कि अगर लकी राधिका को ढूंढना बंद नहीं करेगा तो लकी के ऊपर से परिवार वाले बैन नहीं हटाने वाले थे, और जब तक उसका बैन नहीं हटता तब तक उसके हालात सुधरने वाले नहीं थे। लकी ने धीरे से अपना सिर नाम में हिलाया और कहा, नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, मुझे वो मिल चुकी है, लेकिन वो मुझे पहचानने से मना कर रही है। मैं उसके साथ ही रहना चाहता हूँ माँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बिल्कुल नहीं, लकी ने कहा। जैसे ही लकी ने यह खबर सुनाई तो इसे सुनकर रुस्तम दंग रह गया। उसे मालूम था कि परिवार ने लकी के ऊपर बैन सिर्फ इसलिए लगाया था क्योंकि वो राधिका को ढूंढ रहा था, लेकिन अब जब राधिका मिल चुकी थी तो फिर लकी पर से बैन हटा देना चाहिए था। रुस्तम के दिमाग में यही चल रहा था और वो जल्द से जल्द ऊपर फोन लगाने की सोच रहा था। पागल बच्चे, मैंने सुना है कि वो गांव की एक लड़की है। तुम्हें क्या लगता है कि हमारे परिवार में किसी ऐसी लड़की को एक्सेप्ट करने वाले हैं जो इस तरह की बैकग्राउंड से आती है? ये स्वर्ग से ज्यादा मुश्किल है बेटा, स्वर्ग जाने से ज्यादा। तुम क्या चाहते हो कि तुम परिवार से अपना हाथ छुड़वा लो? नहीं बेटा, अभिलाषा जी ने लकी की तरफ देखते हुए कहा। जैसे ही उन्होंने लकी से ये बात की तो उन्हें दुख होने लगा। वो जानती थी कि लकी जो पाने की कोशिश कर रहा था उसे पाने के लिए उसकी बस की बात नहीं थी। ऐसे में वो अपने बेटे का अपनी आंखों के सामने नुकसान होते हुए नहीं देख सकती थी। लेकिन जब उन्होंने देखा कि रुस्तम भी वहीं बैठा था तो फिर चुप हो गई। वो बस घबराई हुई वो लकी की तरफ देखे जा रही थी। लकी ने इस पोजीशन को पाने के लिए 7 सालों तक मेहनत की थी। ना उसने भूख देखी, ना प्यास, ना धूप, ना छाव। अब लकी इस राधिका की नाम की लड़की की वजह से पागल हो गया था। वो खुद अपने लिए मुसीबत क्यों खड़ी कर रहा था? अभिलाषा जी को यह समझ नहीं आ रहा था। वो इन चक्करों में अपना सब कुछ बर्बाद भी कर सकता था। राधिका जी समझ गई थी कि बिल्कुल किसी भी तरीके से लकी को राधिका के नाम से पीछा छुड़वाना होगा। और तभी लकी ने कहा, माँ, आप भी तो एक अमीर परिवार से आई थी ना, और रही बात परिवार को मनाने की तो उसकी जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, मैं देख लूंगा। अगर मुझे राधिका मिल जाएगी तो बाकी चीजों को कैसे करना है, किस तरह लड़ना है, वो मुझे आता है। आपने ही मुझे बचपन में सिखाया था, अगर कोई चीज तुम्हें पसंद आ जाए तो उसे कसकर पकड़ लेना चाहिए और किसी भी हाल में ना छोड़ना नहीं चाहिए। राधिका माँ मेरे लिए वैसी ही है, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। और आपको ये पता भी है ना कि मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। नहीं बोलता हूं ना मैं, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। पागल बच्चे। अभिलाषा जी को लकी की बात सुनकर हंसी आ गई और उन्होंने उसे डांट दिया। फिर जब उन्होंने देखा कि लकी भी उनकी तरफ देखकर हंसता जा रहा था तो आखिर में उन्होंने रुस्तम की ओर देखा और कहा, रुस्तम जी, आपने लकी से बचपन में ऐसा ही कह रहा था। मैं जानती हूँ कि इसने राधिका के बारे में पहले से बात बता रखी है और वहाँ आइलैंड पर भी ये आपके लिए अपने दादाजी के सामने तक खड़ा हो गया था। अब क्या आप इस बात को कंसीडर नहीं कर सकते जो मैंने आपसे कहा? अभिलाषा जी ने रुस्तम जी से कहा था कि वो छुप छुप कर ही सही लेकिन लकी की मदद कर दें ताकि उनके दिल को थोड़ी सी तो राहत रहे। लेकिन रुस्तम जी अपने आप से लोहे से कम नहीं थे। उन्होंने तुरंत मना कर दिया था। वो देख पा रहे थे कि लकी की हालत सच में काफी खराब थी और खुद भी वो इसे इस हालत में देखकर डरा हुआ महसूस कर रहे थे, इसलिए वो शायद भावनाओं में बहने लगे। रुस्तम जी बहुत ही मुश्किल में फंस गए और बहुत ही फंसा हुआ महसूस करने लगे। एक तरफ लकी की ऐसी हालत थी और दूसरी तरफ परिवार का आदेश। डांगी को खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसका साथ दे और किसका साथ ना दे। अगर वो एक को पकड़ता तो दूसरे का हाथ छूट जाता। डांगी अपने जीवन की सबसे बड़ी असमंजस में था। माँ छोड़िए ना, जाने दीजिए, आप रुस्तम जी को परेशान मत कीजिए। मैं जैसे भी जी रहा हूँ ना, अच्छे से जी रहा हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आराम से जी सकूं। अपनी तरफ से मैं आपको इस बात का पूरा भरोसा दिलाता हूं कि मैं जल्द से जल्द आपकी बहू को आपके सामने लेकर आऊंगा और हमारा ये वनवास ना बहुत जल्दी खत्म होगा। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी सच में राधिका को याद दिला पाता कि वो राधिका थी, या उससे पहले राधिका उसके हाथों से निकल जाती? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और लकी ने सबको माफ कर दिया था। वो सिमोना को अपने साथ में लेकर अपनी माँ और रुस्तम के साथ में वहां से बाहर आ गया था। बड़े सालों के बाद अभिलाषा जी लकी से मिल रही थी और उन्हें इस बात की बड़ी खुशी हो रही थी, लेकिन अपने बेटे की हालत देखकर वो काफी परेशान थी और इसलिए वो चाह रही थी कि लकी राधिका का चक्कर छोड़ दे। लेकिन लकी इस बात पर अड़ा था कि वो राधिका के अलावा और किसी से प्यार नहीं करता था और एक दिन वो उसे अपने घर की बहू बनाकर ही रहेगा। अभिलाषा जी को एक बार के लिए लगा कि वो मजाक कर रहा था, लेकिन जब उन्होंने उसकी आंखों में देखा तो वो जान गई कि सच में लकी राधिका से बहुत प्यार करता था और इसलिए वो अब आगे इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहती थी। इसके अलावा वो ये भी जान गई थी कि रुस्तम जिस तरह का आदमी था वो परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता था और ना ही परिवार के नियम तोड़ने वाला था। वो चाहता तो बहुत था लेकिन वो लकी की मदद नहीं कर सकता था। अगर ऐसे में वो बार बार रुस्तम से ये कहती कि वो लकी की मदद कर दें तो लकी के सिर पर उसके एहसान चढ़ने का ही काम करने वाली थी।
और वो सच में अब लकी को किसी भी एहसान के तले दबाना नहीं चाहती थी। रुस्तम जी, अब मैं जरा अकेले में अपने बेटे से थोड़ी देर के लिए बात करना चाहती हूँ, अभिलाषा ने कहा। ओह जी जी मैम। रुस्तम जी अपनी जगह से खड़े हुए और फिर दरवाजे से बाहर जाने लगे, लेकिन इससे पहले वो बाहर जाते इतने वो फिर से घूमे और बोले, मैडम वैसे तो परिवार ने मुझे कह दिया है कि आप लकी सर की कोई मदद नहीं करें, लेकिन आप दोनों यहाँ और एक दूसरे से मिल भी रहे हैं। कोशिश करना कि आपकी मुलाकात जल्द खत्म हो जाए और आप दोनों की कोई भी बात यहाँ से बाहर ना जाए। रुस्तम डांगी लकी के परिवार के साथ पिछले 30 सालों से काम कर रहा था। वो जानता था कि उसके परिवार के प्रतिनिधि कितने नाजुक थे, उनसे निपटना बहुत मुश्किल था, और ऐसे में अभिलाषा जी ऐसा कुछ ना कर बैठे जिसकी वजह से कल को लकी के लिए समस्या खड़ी हो जाए। मान लो कि वो बाहर गया तो पीछे से कहीं कोई उसे अपना कार्ड न दे दे। इससे लकी की अभी की समस्या दूर हो सकती थी, लेकिन अगर परिवार वालों को कुछ पता चलता तो ऐसे में लकी और अभिलाषा दोनों के लिए ही दिक्कत खड़ी हो सकती थी। आप चिंता मत कीजिए रुस्तम जी, मैं आपकी चिंता को समझती हूँ और ऐसा कुछ नहीं करने वाली जिसकी वजह से मेरे और मेरे बेटे के ऊपर किसी तरह की समस्या खड़ी हो, अभिलाषा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही रुस्तम वहां से बाहर निकला, अभिलाषा का चेहरे गुस्से से तन गया। उन्होंने तुरंत अपने फोन के पीछे पड़े हुए अपने कार्ड को देखा जिसमें 10 करोड़ रुपए रखे थे। वो एक पल के लिए तो उसे देखती रही, लेकिन फिर उन्होंने उसे देखा नहीं। वो लकी के लिए किसी भी तरह की मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहती थी। फिर थोड़ी देर तक लकी और उसकी माँ अपनी अपनी जिंदगी के बारे में बात करने लगे। वो साथ में खाए जा रहे थे और अपने वक्त के मजे ले रहे थे। भले ही वो बीच में काम की बात भी कर रहे थे, लेकिन फिर भी लकी को काफी मजा आ रहा था। साथ में उसकी माँ भी इतने सालों बाद लकी से मिलकर अच्छा महसूस कर रही थी। खाना खाने के दौरान लकी ने अभिलाषा जी को बताया कि वो अभी थोड़े दिन और यहीं जयपुर में ही रुकने की सोच रहा था और उसे वापस दिल्ली जाने में अभी कोई दिक्कत नहीं थी और नहीं जल्दी। उन्होंने इस बात की चिंता भी थी कि कहीं वो राधिका के चक्कर में अपनी पढ़ाई का नुकसान न कर दे, इसलिए वो लकी का एडमिशन वहीं किसी यूनिवर्सिटी में कराने की सोच रही थी। पहले उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी का नाम लिया, लकी को यूनिवर्सिटी तो अच्छी लग रही थी, लेकिन फिर उसने अपना एडमिशन राधिका की यूनिवर्सिटी में कराने का सोच लिया ताकि वो अपनी पढ़ाई भी पूरी कर सके और साथ में राधिका को भी मना सके। थोड़ी ही देर में उन्हें लगा कि उन्हें बात करते हुए अब बहुत ज्यादा देर हो गई। उन दोनों का खाना खत्म हो गया था और अब अभिलाषा जी के जयपुर के रवाना होने का वक्त आ चला था। उन्हें खुद बहुत काम थे और इसलिए एक और दिन यहाँ रुकना उनके लिए मुनासिब नहीं था। रुस्तम डांगी लकी और अभिलाषा जी के साथ पीछे पीछे चला आ रहा था। वो लोग होटल से बाहर आ गए थे। इससे पहले कि अभिलाषा जी वहां से निकलती, वो लकी को अपने साथ ले आई और प्रांजल और बाकी लोगों को देख आई। सब लोग नीचे जमीन पर बैठे थे और कोई अपने हाथ से खा रहा था तो कोई अपनी जीभ से। हर किसी के मुंह पर सब्जियां और बाकी चीजों के दाग लगे थे और सबके कपड़े खराब होने लगे थे। उन सब लोगों की हालत जानवरों से कम नहीं लग रही थी। अभिलाषा जी और बाकी लोगों ने ये नजारा दरवाजे से बाहर ही देखा था। वो लोग उसमें अंदर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए वो लोग वहां से बाहर निकल आए। उसकी माँ अपने साथ में एक बड़ी सी गाड़ी लेकर आई थी। क्या बात है माँ, आप ये रोल्स रॉयस कहाँ से लेकर आ गई? अरे ये हमारी नहीं है, हमारे एक नए पार्टनर ने भेजी है। वो चाहता था कि मैं इसे देख लूं, फिर शायद वो मुझे एक ऐसी गिफ्ट कर देगा। वैसे रुस्तम जी, मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगी, रात में मुझे देखने में दिक्कत होती है। क्या आप मेरी गाड़ी के लिए? अभिलाषा जी के मुंह से ये बात सुनकर लकी हैरान रह गया। उसे ये बात अच्छी तरह से मालूम थी कि उसकी माँ की आंखें एकदम अच्छी थी और उन्हें आज तक आंखों से जुड़ी तो कोई शिकायत नहीं हुई थी। तो फिर ऐसे में वो रुस्तम से झूठ क्यों बोल रही थी? उसे लग रहा था कि शायद उसकी माँ को गाड़ी चलाने में आलस आ रहा था। जी मैं चला लूंगा, रुस्तम जी ने कहा और वो ड्राइवर की सीट पर बैठने वाले थे। अरे रुको 1 मिनट, अभिलाषा जी ने अचानक से रुस्तम को पीछे से पकड़ा और उसे रोक लिया। फिर वो शर्मा कर मुस्कुराते हुए बोली, वो क्या है ना कि मैं इस गाड़ी में काफी दिनों से चली आ रही हूँ और कभी कभी इसमें आराम भी कर लेती हूँ, इसलिए इसे साफ नहीं किया। अंदर बहुत ही गंदगी है, मैं इसे एक बार साफ कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद उन्होंने मुस्कुराते हुए रुस्तम को देखा और फिर अंदर चली गई। भले ही अभिलाषा की उम्र 40 से ज्यादा थी, लेकिन वो आज भी उतनी ही सुंदर लगती थी जितनी कि जवानी के दिनों में। वो अभी भी बहुत लोगों को लुभा सकती थी, इसलिए जैसे ही रुस्तम ने उसकी मुस्कान देखी तो वो खुद भी अंदर के लिए एक बार के लिए उनके सामने बिछ गया। फिर जब उसने देखा कि लकी उसकी तरफ देख रहा था तो एक बार के लिए रुस्तम को खांसी आ गई और मारे शर्म के उसने अपनी नजर नीचे कर ली। थोड़ी देर बाद में अभिलाषा जी अपनी गाड़ी से नीचे उतर आई और लकी और रुस्तम ने देखा कि उनके पास में 2 थैले भरकर कचरा पड़ा हुआ था। रुस्तम ये देखते ही चौंक गया और वो बस अभिलाषा जी की तरफ देख रहा था। इतनी छोटी गाड़ी में इतना कचरा कहाँ से आ सकता था? उसे ये बात समझ नहीं आ रही थी। लकी, मैं जरा जल्दी में हूँ, क्या तुम ये कचरा फेंकने में मेरी मदद करोगे? अगर मैं फेंकने जाऊंगी ना तो वहां पर क्या फेंकूंगी मालूम नहीं पड़ेगा, और फिर शायद यहाँ से डस्टबिन भी दूर है। ऐसे में तुम कचरा फेंक देना और उसे थोड़ा ध्यान से देखना कि किसमें क्या है, और जिस डस्टबिन में का कचरा हो ना उसमें ही डालना, अभिलाषा ने कहा और वो दोनों थैली लकी को थमा दी। चलिए रुस्तम जी, हमें भी अब निकलना चाहिए, देर हो रही है। इसके साथ ही अभिलाषा जी ने लकी का हाथ हिलाकर गुड बाय कहा और रुस्तम डांगी अपनी गाड़ी में बैठकर उनके साथ रवाना हो गया।
जब तक गाड़ी लकी की आंखों के सामने से ओझल नहीं हो गई तब तक लकी का दिमाग फिर से अपनी सही जगह पर नहीं आ पाया। उसने वो दोनों थैलियां उठाई और उन्हें फेंकने के लिए वो डस्टबिन के पास गया। उसने देखा कि वहां पर सूखा कचरा और गीला कचरा दोनों अलग अलग डस्टबिन रखे हुए थे। वैसे तो लकी का मन कर रहा था कि वो सारा कचरा किसी एक ही में डाल दे, क्योंकि उसे देखने में वहां कोई कुछ ऐसा दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसकी माँ ने क्या कहा था और देख कर कचरा फेंकने के लिए, इसलिए लकी ने अपने आप को रोक लिया। अरे ये क्या है? लकी ने जब उसे खोलकर देखा तो उसमें सच में कचरा ही था। वो बंधा हुआ नहीं था, लेकिन दूसरे थैली में जो थोड़ी सी भरी थी। उसने उसे खोलकर देखा तो पाया उसके ऊपर कोई अखबार लगा था। उसने अखबार हटाया तो देखा नीचे नोटों की गड्डियां रखी थी। उस कचरे की थैली के अंदर कम से कम 1 करोड़ रुपए रखे थे। लकी उसे देखते ही हैरान रह गया। उसका दिल था कि उसके सीने से बाहर निकलने को हो गया। उसकी माँ ने उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए कितना कुछ सोचा था, उसने इसकी कभी उम्मीद नहीं की थी। उसे कचरे के ढेर में इतना सारा पैसा मिल जाएगा। ठीक इसी वक्त उसे अपने फोन पर अपनी माँ का मैसेज मिला, तुमने कचरा फेंक दिया ना, अगर फेंक दिया हो तो घर जाओ और जाकर आराम से आराम करो। वो खुद भी जानता था कि उसकी माँ के ऊपर परिवार किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन कर सकते थे, इसलिए वो जवाब बहुत सतर्कता से देने वाला था। मुझे कचरा अलग अलग करने में काफी देरी लगी, लेकिन हाँ, अब आराम से कचरा अलग हो चुका है और मैं घर ही जा रहा हूँ। जब अभिलाषा जी ने यह मैसेज देखा तो वो समझ गई कि लकी क्या कहना चाह रहा था और उसे पढ़कर उनकी जान में जान आ गई। लकी वापस अपने कचरे की थैली के साथ घर आ गया। वो पैसों को बैंक में जमा नहीं करवा सकता था, वरना उसके परिवार वाले उसे पकड़ सकते थे। इसलिए लकी ने वो पैसा अपने पलंग के नीचे बक्से में डाल दिया। 3 दिनों बाद लकी के पास एक मैसेज आया। ये मैसेज उसकी माँ की तरफ से आया था। उसमें लिखा था कि उसका राजस्थान यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया था। जैसे ही कॉलेज शुरू होने वाले थे वो वहां सीधा जा सकता था और जाकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ा सकता था। उन्होंने लकी को वहां पर जो भी लोग थे उन सब के नंबर भेज दिए। भले ही लकी का परिवार उसकी पढ़ाई महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी में कराने के लिए तैयार हो गया था, लेकिन अभी भी उसकी पहचान तो यही थी कि वो एक फटीचर था जो कि सैंडविच बेचने का काम कर रहा था। जब तक लकी राधिका को ढूंढने का काम बंद नहीं करता तब तक परिवार वाले उसके ऊपर से बैंड नहीं हटाते। इधर थोड़े ही दिनों के अंदर महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी भी खुलने वाली थी। लकी भी 2 दिनों में उसकी तैयारी में लगा हुआ था। उसने अब कुमारी के ट्रक पर काम करने से मना करने की सोच लिया, लेकिन जब उसने देखा कि कुमारी बड़ी मेहनत से उसकी गाड़ी की तरफ काम कर रही थी तो लकी से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उस दिन लकी ने उसके साथ ट्रक लगाया और उन्होंने दिन भर सैंडविच बेचे। इसके बाद लकी अपने कमरे पर आया। वो बहुत देर तक बैठकर कुछ सोचता रहा और सीधा कुमारी के कमरे में चला गया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो मेरे कंधे की मसाज करो। दिन भर सैंडविच बना बनाकर मेरी हालत खराब हो गई है। आज मैंने 150 सैंडविच बनाए थे, कुमारी ने कहा। लगभग पिछले 1 महीने से वो इसी तरह हर रोज लकी से अपने कंधे की मसाज करवाती। उसे लकी से ये सब करवाने की आदत पड़ चुकी थी। लकी नीचे बैठ गया। जब वो बैठकर उसके कंधे की मसाज कर ही रहा था तो इतने में उसे कहा, कुमारी हो सकता है मैं अगले 3 दिनों में यहाँ से चला जाऊं। लकी को एहसास हुआ कि ये सुनते ही कुमारी का शरीर जैसे कांपने लगा। अब आगे क्या होने वाला था? कैसे झेल पाती कुमारी इस घाव को? और क्या सच में लकी का राधिका की यूनिवर्सिटी में चला जाता? कैसा होने वाला था? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं।